नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आरकेबी और मैं हूं उस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियाल जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं हम दोनों नेशन नाउ पर हैं और नेशन नाउ हमेशा हमेशा आपके साथ और हमेशा ही आपके साथ रहेगा। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जय हिंद, जय हिंद। To all our viewers in China, ni hao. To all our viewers in Japan, konnichiwa. Pradeep ji. Abaria Kojabu to our viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. And in case you haven't subscribed to the channel, please do so. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। प्रदीप जी। The fastest growing channel of the nation, Nation Now. When you subscribe, when you click to that icon, subscribe. You subscribe to the fastest growing channel of the nation, Nation Now. Wonderful, absolutely wonderful. The fastest growing channel of the nation, Nation Now. याद रख लीजिए। And we aim to get to about 1 crore viewers, I think before the end of this month. Yes. इस महीने के अंदर अंदर तकरीबन 1 करोड़ हो जाएंगे लोग। बिल्कुल हो जाएगा। और बहुत बहुत मुबारकबाद लोगों को, शुभकामनाएं सबको। नंबर 1, today is the feast of conception of Immaculate Conception of Mother Mary as well. So in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, Amen, Amen. Hail Mary, you can say as many Hail Marys as you want. Today is the birthday, or today is the conception day of the Immaculate Mother of Jesus the Christ. So to all our Christians and Roman Catholic and Greek Orthodox and Russian Orthodox followers, today is the feast of the conception, Immaculate Conception of Mother Mary. Mother Mary. That's right. और एक और चीज की वजह से आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। आज डॉलर जो है वो 90 रुपए पे पहुंच गया और 90 रुपए पे है, नीचे नहीं आया। एक डॉलर अब 90 रुपए 4 पैसे का है साहब। प्रदीप जी, वंडरफुल। लगता नहीं है आपको? हाँ, देश बहुत प्रोग्रेस कर रहा है सर, तरक्की कर रहा है, वंडरफुल। और दूसरी चीज क्या है, द होल वर्ल्ड हैज नाउ प्रेजिंग मोदी जी फॉर हाउ टू डील विद मिस्टर ट्रम्प। Vladimir Putin and Modi together have shown the world, they've shown the middle finger actually to Mr. Trump कि भाई तेरे को जो मर्जी करना कर ले, हम तो बड़े खुश हैं आपस में। वंडरफुल, रियली एंड ट्रूली वंडरफुल, दैट्स इट। और दूसरी चीज प्रदीप जी, बिल्कुल बिल्कुल सबसे बड़ी बात यहां पर यह बनती है कि दालों की कीमतें बहुत ऊपर हैं, नौकरियां नहीं है, लोग ऐसा बोलते हैं, बीजेपी बोलती है नौकरियां हैं, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो सबसे कम है अभी, ऐसा सरकार बोलती है, इन्फ्लेशन बहुत कम है। लेकिन मैं तो तूर दाल की प्राइस पे जा रहा हूँ साहब, एक चीज को पकड़ के बैठा हूँ मैं तो। तूर दाल की प्राइस आज भी 200 रुपए की है और पेट्रोल की प्राइस जो है वो आज भी 106 रुपए की है। तो पता नहीं कब होगा, क्या होगा, मुझे मालूम नहीं है। एंड इन द मीन टाइम, हाउ कैन आई स्टार्ट अ शो विदाउट टॉकिंग अबाउट द ग्रेट गौतम गंभीर। गौतम गंभीर जैसा कोई कोच ही नहीं पैदा हुआ आज तक कभी हिंदुस्तान में, आज तक नहीं पैदा हुआ साहब। जब गौतम गंभीर से पूछा गया कि भैया 2027 के वर्ल्ड कप में क्या ये दोनों जो है अपने रोहित शर्मा और विराट कोहली खेलेंगे, वो बोलता है लेट अस टॉक अबाउट द प्रेजेंट। अभी वर्तमान की बात करता है, प्रेजेंट की बात करते हैं, आगे किसने देखा प्रेजेंट उनकी एक्चुअली ही वाज टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ कि प्रेजेंट मैं अभी यहाँ पर हूँ, कल मालूम नहीं मुझे शायद बाहर निकाल कल हूँ कि नहीं। हाँ करेक्ट है। और फिर साथ में वो जो लखनऊ सुपर किंग्स के जो सुपर जायंट्स के जो ओनर जो हैं उनके खिलाफ बोल रहा है। कोई ओनर ने बोला है, अरे भाई तू सबके खिलाफ बोल सकता है, कोई तेरे खिलाफ नहीं बोल सकता क्या? इट्स अ फ्री कंट्री स्टिल। क्या समझ रहा है अपने आपको? तो इन एनी इवेंट वील टॉक अबाउट दैट, वील टॉक अबाउट मिस्टर गौतम गंभीर एंड मिस्टर अजीत अगरकर later, but at the moment let's go straight across to our guests. We've got a wonderful panel of guests. Can we go to them please? Can we go to our guests please? वाह, निजामुद्दीन रहीम साहब। निजाम साहब मुबारक हो, निजाम साहब मुबारक हो। थैंक यू तो बोलो। थैंक यू सर, क्या मुबारकबाद दे रहे हैं। अरे डॉलर 90 के ऊपर चला गया यार। अरे वो 100 तक भी जा सकता है मोदी जी। पक्का जाएगा? क्या बात कर रहे हैं सर, 90 के ऊपर गया डॉलर आज। क्या सर आप खुश भी नहीं हो रहे जी है तो 100 में भी जा सकता है। सर कितनी मेहनत करी है सर, क्या बोल रहे हैं आप? एंड आवर ओल्ड फ्रेंड अजीत चौहान साहब, हाउ आर यू सर? अजीत चौहान साहब, जय सिया राम, गुड इवनिंग, नमस्कार, वेलकम टू द शो, हाउ आर यू सर? आप दोनों को प्रणाम, सभी गेस्ट को प्रणाम। सभी गेस्ट को प्रणाम। एक ही गेस्ट है अभी तो, निजामुद्दीन रहीम साहब आपके बड़े अच्छे मित्र हैं, वो हमारे साथ हैं कांग्रेस के, और साथ में अजीत चौहान साहब। अजीत चौहान साहब क्या लग रहे हैं साहब, देखिए ना, हाय हाय हाय, मुझे लग रहा है ही गोस टू द ब्यूटी पार्लर एवरी डे, हर रोज ब्यूटी पार्लर में जाते हैं बिल्कुल अपनी स्किन की वो एक्सफोलिएशन करने के लिए और पता नहीं क्या कोई ट्रीटमेंट करने के लिए। माशाल्लाह सर। सर आप गाड़ी में हैं इस वक्त? यू आर इन द कार?
सर महाराष्ट्र विधानसभा का सेशन चल रहा है जी। और कई कार्यक्रम हैं, तो मुझे माफ कीजिएगा, मैं आज चलते चलते गाड़ी में आपके कोई बात नहीं सर, कार्यक्रम चलते को- चलते ही चलेगा। लेकिन आपको भी मुबारक हो सर, आपको भी मुबारक हो सर, डॉलर 90 रुपए पे चला गया। एंड आई मीन इट जेन्युइनली, मैं कोई व्यंग्य नहीं कर रहा हूं। सबसे बड़ी बात है हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए तो आपने लॉटरी दिलवा दी सर। अब ये 100 रुपए तक जाना चाहिए। जो जितने भी एक्सपोर्टर हैं, स्पेशली जो यूएस को एक्सपोर्ट करते हैं डॉलर में, वो तो सब कह रहे हैं भैया इसको 100-150 तक लेके जाओ ताकि हमारा मुनाफा हो। Up till now in the second quarter, India has exported goods and services up to $209.9 million, $209.9 billion. Sorry. सर आजकल मिलियन की तो कोई बात ही नहीं करता। 2009.9 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट हुई है अजीत चौहान साहब। तो ये बढ़ता हुआ डॉलर, गिरता हुआ रुपया, तो मतलब सिर्फ एक्सपोर्टर्स के लिए काम कर रहे हैं आजकल आप लोग। आप बताएं सर, चौहान साहब बोलिए प्लीज, गो इट सर। सर मुझे ऐसा लगता है कि एक चीज पे ध्यान देने की जरूरत है कि जिस तरीके से कोई भी देश, ये बिल्कुल तज्ञों के अभ्यास करने की बात है। देखिए, भारत की जीडीपी का दर जो है 8.2 है सर। सेकंड क्वार्टर का, पूरा नहीं, सेकंड क्वार्टर का सर, 3 महीने का, 3 महीने का। कोई विषय नहीं, पर इसमें चीजें समझ में लेनी है हमें कि फॉरेन एक्सचेंज इंटरनेशनल मार्केट में जब भी मांग और आय और व्यय इसमें फर्क हो जाए तो चलन का भाव कम हो जाता है। कोई भी देश एक्सपोर्ट से ज्यादा इंपोर्ट करता है तभी ये सारी चीजें होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से इंटरनेशनली कुछ चीजें ऐसी हो रही है पर जिसको सरकार बड़ी ताकत के साथ हैंडल कर रही है। कुछ समय ऐसा होता है जिस समय पे देश की सभी लोगों, मैं ऑपोजिशन से भी ये मांग करूंगा कि ये टीका का विषय नहीं है, ये अभ्यास का विषय है। हम सब भारतीय हैं। कुछ विषय ऐसे होते हैं जैसे कि डिफेंस हो गया, जैसे हमारे रुपये का भाव गिर रहा है, बाकी की सारी चीजें हैं, इसमें हम सभी से सुझाव आमंत्रित करते हैं। ये देश हमारा है, अर्थव्यवस्था हमारी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी बारीकी के साथ इन सब विषयों पे हम काम कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि सरकार किसकी है, इन विषयों का कोई फर्क नहीं पड़ता। इंटरनेशनल मार्केट में आपकी इमेज अलग अलग चेंज जो पॉलिसीज होती है, कोई भी देश किसी भी देश के साथ उसके जो संबंध होते हैं वो उसके अपने फायदे पर आधारित और निर्धारित होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये स्थिति है कि हमें एक चीज करनी होगी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हमें ज्यादा से ज्यादा लानी होगी। दूसरा उपाय जो रिजर्व बैंक डॉलर बेचकर रुपया ले रही है, कुछ कृत्रिम उपाय भी इस पे होते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो स्थिति है, हम सब इस स्थिति को बदलने के लिए हर किसी ने प्रयास करने की आवश्यकता है। Just once again, Ajit Chauhan साहब, they are not doing it. Reserve Bank has refused. They said they are not going to be selling dollars. They don't mind. Reserve Bank of India की तरफ से स्टेटमेंट आई है, भले $100 हो जाए, we will not be selling our dollars to shore up the rupee this time. उनका ये है कि वी आर वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इसके बावजूद कि पिछले 3 महीने में हमारा जो डेफिसिट है, इट हैज रीच $197 बिलियन, बट वी आर वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। प्रदीप जी, आई वांट टू, अजीत जी, आज का जो टॉपिक है वंदे मातरम पर मैं पूछना चाहता हूं। मोदी साहब ने टोटल ऐलान कर दिया पार्लियामेंट में 150 इयर्स ऑफ वंदे मातरम। नेहरू जी ने जिस प्रकार से कट किया था पैराग्राफ्स, राहुल गांधी जी, बीजेपी का कहना राहुल गांधी जी शुड अपोलोजाइज फॉर नेहरू जी स्टांस, किस प्रकार से देखते हो अजीत चौहान जी? देखिए, मैं एक सोशल मीडिया पे एक मुस्लिम युवती का एक बाइट देख रहा था और वो मुझे बड़ा अच्छा लगा और मेरे दिल को वो भाया कि जी कुछ चीजें होती है, वो हमारा इतिहास है और हम वो नहीं बदल सकते। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी पहली पीढ़ी में
जो क्रांतिकारी वंदे मातरम बोल करके शहीद हुए, उसमें हिंदू थे, मुसलमान थे, सिख थे, ईसाई थे। और व्यक्तिगत रूप से ये मैं मानता हूँ कि कभी भी देश के लिए मरने वालों ने, मेरे धर्म में इसकी इजाजत नहीं है। ये सारी चीजें मुझे ऐसा लगता है कि भारत की राजनीति में सारी चीजें आई। कुछ चीजें हैं जैसे वंदे मातरम है, वो हम सभी को प्रेरणा देने वाली चीज है। बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने आनंद मठ अपनी बराबर है पुस्तक में ये रचना लिखी, और ये रचना पूरे देश की, मतलब उस समय तो पाकिस्तान भी नहीं था, बांग्लादेश नहीं था, अखंड भारत की जनता को, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो सबके लिए एक प्रेरणा पुंज का काम वंदे मातरम ने किया है। मुझे ऐसा लगता है कि बाद में कुछ सालों बाद जब भारत की राजनीति, अखंड भारत की राजनीति बदली, धर्म के आधार पर कुछ चीजें होने लगी जी, इसके लिए वंदे मातरम कह के जो शहीद हो गए अशफाक खान को हम याद करते हैं, तब हमारी छाती डर से फूल जाती है। इसमें किसी धर्म के या किसी जाति का कोई संबंध नहीं आता, पर ये हमारे धर्म में अलाउड नहीं है, तो वो हम नहीं जी, पहले ये नहीं कर रहे। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीजें होती है जो अच्छे लोग, समझदार लोग, पढ़े लिखे लोग इन चीजों पे ध्यान नहीं देते। लेकिन अजीत चौहान साहब, कुछ गलतियां हमारे इतिहास में होती है जी। अजीत चौहान साहब, 1937 में वंदे मातरम वाज अडॉप्टेड, राष्ट्रीय गान की तरह वंदे मातरम को अडॉप्ट किया गया था कांग्रेस के एआईसीसी सेशन में। पंडित नेहरू उस वक्त वहां थे, सरदार पटेल साहब, मौलाना आजाद, हमारे आचार्य कृपलानी, सब लोग थे सर, रफी अहमद किडवाई, सब लोगों ने इसको अडॉप्ट किया। उसके बाद 1940 में वंदे मातरम बैन कर दिया अंग्रेजों ने। 1954 में फिर पार्लियामेंट ने बाय यूनानिमस डिक्री, यूनानिमस रेजोल्यूशन इसको फिर नेशनल सॉन्ग बनाया। तो अभी तो वैसे वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग इसके ऊपर कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। लेट मी गो अक्रॉस टू निजाम साहब। निजाम साहब, क्या वंदे मातरम को किसी को प्रॉब्लम है क्या अभी? व्हाई आर वी डिस्कसिंग इट इवन नाउ? ठीक है, 150 साल हो गए, तो क्या किसी को प्रॉब्लम है क्या निजाम साहब वंदे मातरम को लेके? बीजेपी वालों को प्रॉब्लम है ना सर, उनकी दुकान बंद हो रही है। क्योंकि ये देखिए सर, भाई बड़ी सिंपल सी बात है कि कांग्रेस ने तो ये छेड़ा नहीं, अपोजिशन के किसी आदमी ने छेड़ा नहीं आपको, तो बीजेपी वाले खुद छेड़ रहे, खुद ही फंस रहे सर। वो अभी उन्होंने पार्लियामेंट में एक जीआर निकाल दिया, उन्होंने कहा कि वंदे मातरम नहीं कहेगा, जय हिंद भी नहीं कहेगा। तो सर ये तो खुद ही ये अपनी सुविधा की राजनीति देखते हैं। मित्र हैं देश में, हमारे देश के नागरिक हैं। और अभी इन्होंने एक बात कही, मैं उस पर बहुत डिबेट में नहीं जाता। उन्होंने इकोनॉमी की बात की, डीजीपी अपना जीडीपी की बात की, तो मैं तो पॉलिटिशियन आदमी हूं, मैं कभी खरीद फरोख्त में नहीं जाता, ना मैं शेयर खरीदता हूं, ना मैं कभी ये सब काम करता हूं। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक याद दिलाना चाहता हूं बजाज साहब जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के कई पुराने भाषण है इसकी सूख को लेकर, जिसे उन्होंने कहा कि वो प्रधानमंत्री की गरिमा गिर रही, दिल्ली वाले डाकू हैं, रुपए की गरिमा क्यों गिरेगी, ये होगा होगा। तो उसी को देख लें तो इनके विचार और इनकी नैतिकता, इनकी भारतीयता, इनका जो है अंधभक्त होना, ये सब उसी से मालूम पड़ जाता है। उसमें हमको ना जवाब देने की जरूरत है ना सर बोलने की जरूरत है। अब वंदे भारत का आपने, वंदे मातरम का आपने खुद ही क्लियर कर दिया कि कांग्रेस उसको अधिवेशन में लाई, अंग्रेजों ने उसको बैन किया, उसके बाद जो है उन्होंने फिर कांग्रेस भी लेके आई। तो सर झगड़ा इनका है, क्योंकि ये झगड़ा तब शुरू हुआ, किसी कांग्रेसी ने तो विरोध किया नहीं कि आप 150 साल क्यों मनाएंगे। भाई भारत में वंदे मातरम के 150 साल नहीं मनाएंगे तो कहां मनाएंगे। अब सवाल ये था कि इनके साथ जो लोग जुड़े हैं, एक दो अपोजिशन पार्टियां, उनसे ये कहलवाते हैं तुम कह दो कि हम नहीं कर रहे। अब जब उन्होंने कह दिया कि हम नहीं कर रहे हैं, तो उनके घर मोर्चा लेके चले गए। अब मोर्चा लेके चले गए, खुद सोचिए कि किसी मंत्री का किसी लीडर के घर मोर्चा ले जाना उचित है क्या? अनुचित है। सरकार को चाहिए कार्रवाई करे। माननीय मुख्यमंत्री को चाहिए था कि तत्काल जो है मंत्री जी को बर्खास्त करते और पार्टी लीडरशिप मोर्चा करे ना सर। पार्टी में जो उनके दोनों अध्यक्ष हैं, सर सुनिए ना, मुंबई अध्यक्ष है, महाराष्ट्र अध्यक्ष है, इतना बड़ा संगठन है देश का, वो मोर्चा करे, धरना करे, क्योंकि पार्टियों का वो अधिकार है।
लेकिन किसी मंत्री का अपने सरकार के खिलाफ बोलना, अपने सरकार के विरुद्ध कहीं जाना, ये नैतिक जवाबदारी बनती है। कुछ सरकार से नेहरू जी ने वंदे मातरम का टुकड़े टुकड़े कर दिया सर, ये सब टुकड़े टुकड़े कर दिया। देयर इज नो ग्लोबल इक्विवेलेंट टू वंदे मातरम का, कोई भी ग्लोबल अब देखोगे इक्विवेलेंट नहीं है वंदे मातरम का। मोदी जी का कहना है ऐसा है, आपने ऐसा है कि मोदी जी को किसी ने रोका है वंदे मातरम का आपने इमरजेंसी इंपोज कर दिया। ये आपका रिस्पेक्ट है वंदे मातरम के लिए? सुन रहे हैं ना, ऐसा है कि अभी आपने आपके सामने ही बजाज साहब ने उसको क्लिफाइड कर दिया है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि वो पार्लियामेंट में बंद कर रहे थे। आवाज उन्होंने, बहस तब शुरू हुई ना सर, जब पार्लियामेंट में राज्यसभा में उनका एक जीआर आया कि यहां कोई वंदे मातरम नहीं पड़ेगा, कोई जय नहीं पड़ेगा, तब विषय आया, तब कांग्रेस ने काम जरूर पढ़ेंगे, पार्लियामेंट में भी पढ़ेंगे, पार्लियामेंट के बाहर भी पढ़ेंगे। बिफोर वी गो टू कापड़े साहब, आई थिंक मिस्टर अजीत चौहान, नहीं सर सुनो ना, एक अभी सेकंड ये सर चौहान साहब उसमें हैं सर, गाड़ी में उनका नेटवर्क चले जाएगा। एक सेकंड, मैं आपके पास वापस आता हूं निजाम साहब। अजीत चौहान साहब कुछ बोलना चाह रहे थे, आप बोलिए सर प्लीज। नहीं, मैं निजाम साहब से यही कहना चाहता हूँ कि निजाम साहब, हम इतिहास तो नहीं बदल सकते। हमारे यहाँ क्या हुआ कि किसी को बुरा लगेगा, इसलिए हमने देश का झंडा किसी के हिसाब से सेट किया। किसके हिसाब से किया? इतिहास की जानकार आप भी है, आपको भी पता है कि बुरा ना लगे, इनको बुरा ना लगे, इसीलिए। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से मूल स्वरूप में वंदे मातरम था, उसके साथ छेड़छाड़ की गई, काटछाट की गई, और वो वंदे मातरम प्रस्तुत हुआ कि उसमें कुछ शब्दों का आक्षेप था किसी को। तो हम तो ऐसे लोग हैं, हमारे धर्म ग्रंथ से अधिक श्रद्धा संविधान पर रखते हैं, हमारे धार्मिक प्रतीकों से अधिक श्रद्धा हम राष्ट्रीय प्रतीकों पर रखते हैं, राष्ट्रीय झंडे पे रखते हैं, राष्ट्रीय सम्मान चिन्हों पे रखते हैं। तो ये तोड़ा मरोड़ा गया, ये तो इतिहास है, इसके साथ कोई बदलाव तो हो नहीं सकता। ये आने वाली पीढ़ी को भी पता चलना चाहिए। एक तरीके से निजाम साहब, आप इस बात का अभिनंदन करें कि हम एक अपीजमेंट की राजनीति को अगर देश का नेतृत्व खत्म कर रहा है, और मैं ये चाहता हूं कि इस देश के युवा, नौजवान, मुसलमान, मेरे दोस्त, मेरी बहनें, जो मोदी जी के नेतृत्व में मुख्य धारा में, मुख्य प्रवाह में आ रही है, उनको भी इस चीज, ये उस चीज से ये वो लोग अवगत हो रहे हैं कि अब तक हमें एक सिर्फ वोट बैंक की तरह यूज किया गया, धार्मिक मुद्दों पर हमको भड़काया गया, धार्मिक विषयों पर ही ज्यादा से मैं इंटरफेयर तो नहीं करना चाह रहा था, लेकिन चौहान साहब, आप ये, आपके मुंह से शोभा नहीं देता कि मुसलमान मुख्य धारा में आ जाए। आपने कितने मुसलमानों को टिकट दिया है असेंबली में, पार्लियामेंट में? आप ऐसी बात क्यों करते हैं जो आपसे होता नहीं? आप सिर्फ विषय मुसलमान हिंदू मुस्लिम की करते हैं। सर, आप वो बात करिए जो ऐतिहासिक है। आप कह रहे हैं इतिहास, इतिहास क्या है? आप इतिहास को आप तोड़ मरोड़ रहे हैं सर। हमने या कांग्रेस ने या अपोजिशन ने कहीं इतिहास तोड़ मरोड़ नहीं किया। आप इतिहास इसलिए तोड़ रहे हैं क्योंकि आपका इतिहास में कुछ था ही नहीं। आप सर, अभी आप झंडे की बात कर रहे थे सर, आरएसएस ने 50 साल तक अपने हेडक्वार्टर पे कभी झंडा लगाया ही नहीं सर। आज भी उनके जो लोग भाषण करते हैं, आज भी वो झंडे के खिलाफ बात करते हैं सर। आपको ये मैं बता दूं जनता के सामने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय पर आज से नहीं, जब से आप आरोप कर रहे हैं उसके पहले से झंडा फहराया जाता है सर। सुन लीजिए सर, आप बता दीजिए बजाज साहब, आप सर चौहान साहब को बताइए कि झंडा कब से लगा इनके यहाँ? सर, जब से वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर बने और उन्होंने कहा कि झंडा अभी आपको फहराना पड़ेगा। देखिए, हम तो 1999 की बात है। एक नहीं चौहान साहब, मैं आपकी बड़ी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ और करता रहूंगा। एक बात आपको क्योंकि मुझे आपसे व्यक्तिगत कोई विषय नहीं है। जो चीज आपने इतिहास में पढ़ा है तो हमें वक्तव्य नहीं करना चाहिए निजाम साहब। सर, आपके प्रधानमंत्री का बयान था, आपके रज्जू भैया का बयान था, मैंने तमाम नेताओं के बयान देखे हैं सर। तो आप झूठ बोल के कोई फायदा नहीं। लेकिन उसमें आरएसएस के सर, आरएसएस के डिफेंस में मुझे बोलने दीजिए ना सर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के डिफेंस में मुझे बोलने दीजिए। उस वक्त अलाउड नहीं था किसी नॉन गवर्नमेंट बिल्डिंग के ऊपर झंडा फहराना। ये भी आपको बता दूं सर, प्लीज। हमारे यहाँ उसके बाद जिंदल ने हाई कोर्ट से जीत कर लाया, उसके बाद भी नहीं लगाया। उसके बाद लगाया, उसके बाद लगाया सर। ये अरे सर, उसके बाद लगाया भारतीयता का विषय सर। अटल जी को हस्तक्षेप करना पड़ा, उसके बाद लगा। कार्यालयों पर
झंडा फहरा जब लगा तो एक्सेप्ट करो ना सर कि हम गलत थे। अभी झंडा हम देशभक्त नहीं जी जी दुरुस्त बात है। लेट मी गो टू जी बिल्कुल बात है। आम ये आदमी को सर ये ऐसा है, ये डिबेट चलती रहेगी, बट लेट मी गो टू माय फ्रेंड मिस्टर कापड़े। कापड़े साहब नमस्कार। नियमों का पालन कर झंडा फहराने की अनुमति। नमस्कार, जय हिंद, जय हिंद, भारत माता की जय। तो सर आप ये बताएं, राज्यसभा के अंदर ये जीआर काय को निकाला गया है कि आप वंदे मातरम नहीं बोलेंगे और जय हिंद नहीं बोलेंगे? व्हाट फॉर? आई डोंट अंडरस्टैंड। ये क्या जरूरत पड़ गई ये बोलने की कि भाई आप जो हैं वो क्या क्या बोलते हैं उसको, वंदे मातरम एज ए ग्रीटिंग राज्यसभा में नहीं बोलेंगे? तेरा संगा वाजू ना था। ये कैसे हो गया सर कापड़े साहब? आई फाइंड इट वेरी स्ट्रेंज। ये कैसे हो गया? काफी देर से मैं सुन रहा था जी। दोनों महानुभाव जो मैंने सवाल पूछा उसका जवाब देना सर विषय के ऊपर। अरे काबले साहब जो सवाल पूछा है उसका जवाब देना सर, अगर आपको मालूम है इसके बारे में तो, और नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, कोई और बात कीजिए, आपके ऊपर। बोलिए काबले साहब जी। मैं बहुत देर से सुन रहा था इन महानुभावों की जी भाषा और इनके वंदे मातरम इस विषय के ऊपर टीका टिप्पणी, बट मुझे एक समझ में नहीं आ रहा है कि इस देश का मुसलमान या इस देश का नागरिक वंदे मातरम कहने के लिए उनको क्या तकलीफ है, किसी को नहीं, या वो क्यों नहीं कहना चाहता और वो क्यों नहीं कहेगा? यदि उस देश का नागरिक है, भारत देश का यदि वो नागरिक है, तो वंदे मातरम कहने में कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। तो यदि जी हेलो बोलिए सर, आपकी आवाज आ रही है, फर्स्ट क्लास आ रही है। हाँ, तो वंदे मातरम, ये जो यदि हम वंदे मातरम गीत गाते हैं तो उसमें हम करते क्या है? हम इस भारत माँ, ये भारत माता को ही वंदन कर रहे हैं ना, हम इस देश को ही वंदन कर रहे हैं। जिस देश का खा रहे हैं, जिस देश में जी रहे हैं, जिस देश में पनप रहे हैं, उसी देश का हम गुणगान कर रहे हैं, उसी देश को वंदन कर रहे हैं। तो वंदे मातरम कहने में इस देश का मुसलमान, इस देश का जो सेक्युलरवादी है या इस देश का जो नेगेटिव नकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति है, उसे वंदे मातरम कहने में क्या दिक्कत है? कापड़े साहब, मगर आप इसको इलेक्शन पॉलिटिक्स कर रहे हो। वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस है, आप अपीसमेंट, हिंदू अपीसमेंट करके जो एक पॉलिटिकल एक सीन क्रिएट करना चाहते हो वेस्ट बंगाल में। 1947 से प्रियंका गांधी का आरोप है। संघ की स्थापना 1925 में हुई थी, संघ की स्थापना 1925 में हुई थी। 1947 में हमारा देश आजाद हो गया। उस समय कौन सा पॉलिटिक्स था, उस समय कौन सी पार्टी थी? तभी से वंदे मातरम इस विषय के ऊपर, संघ परिवार इस विषय के ऊपर, देश प्रेमी, लेकिन कांग्रेस ने तो इसको अडॉप्ट किया ना। मिलिंद कापड़े साहब, यू आर एन एडवोकेट, एक मिनट, यू आर एन एडवोकेट। 1937 AICC सेशन अडॉप्टेड वंदे मातरम एज ए नेशनल सॉन्ग। उसके बाद 1954 में पार्लियामेंट बाय यूनानिमस रेजोल्यूशन अडॉप्टेड वंदे मातरम एज ए नेशनल सॉन्ग। किसकी सरकार थी उस वक्त? कांग्रेस की सरकार थी ना। कांग्रेस ने अडॉप्टेड, तो व्हाट इज द प्रॉब्लम नाउ? और जहां तक के मैं पूछना चाहता हूं, अभी क्या प्रॉब्लम है? सर प्रॉब्लम तो आपको है, क्योंकि राज्यसभा ने कहा है, राज्यसभा ने कहा है कि राज्यसभा के वेल में कोई वंदे मातरम और जय हिंद नहीं बोलेगा। ऐसा बोला है सर राज्यसभा का डिक्टेट है कि अंदर कोई वंदे मातरम नहीं बोलेगा, राज्यसभा के हाउस के अंदर। सर कापड़ा साहब, मैं ये पूछ रहा था आपसे, ये क्या जरूरत पड़ गई? अब आप बोलें सर, प्लीज गो अहेड। अभी तो कांग्रेस की सरकार नहीं है ना, अभी तो कांग्रेस की सरकार नहीं है। जिसकी सरकार है उन्होंने ये इशू किया है राज्यसभा में कि वंदे मातरम नाम की चीज राज्यसभा के भीतर नहीं बोली जाएगी। अब आप बताइए कापड़े साहब, ये क्या है? प्लीज गो अहेड सर। इसकी अधिक जानकारी मुझे लेनी पड़ेगी। प्लीज गो अहेड सर। जानकारी मुझे नहीं है, परंतु वंदे मातरम ये बहुत ही गहरा और बहुत ही सेंसिटिव विषय है, और इस देश को वंदन करने वाला ये शब्द है। क्रांतिकारियों ने इस विषय को लेकर पूरे देश भर में आजादी लाने की प्रयत्न किया था, और निश्चित ही आजादी की तरफ हम बढ़े थे। और वंदे मातरम ये वेद मंत्र से भी उच्च स्तरीय पर ये वंदे मातरम गीत गाया गया था, और हमारे क्रांतिकारियों ने वंदे मातरम बोलते राज्यसभा राज्यसभा ने बैन किया है सर। तो क्या जब बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी हैज टू अपोलोजाइज फॉर नेहरू ने जिस प्रकार से पैराग्राफ डिलीट किए थे वंदे मातरम का टुकड़े टुकड़े नेहरू जी ने किया, ये आरोप है। किस प्रकार से व्हाट इज योर रिएक्शन टू इट? शुड राहुल गांधी अपोलोजाइज फॉर नेहरूज मिस्टेक्स? बिल्कुल,
वंदे मातरम जिस समय गाया गया था, तो वंदे मातरम का आज भी यदि हम देखेंगे कॉलेज और स्कूल और हर जगह पर यदि हम देखेंगे, तो वंदे मातरम का केवल एक ही पैराग्राफ गाया जाता है। पहला। उसके बाद के जो पैराग्राफ है वो गाए ही नहीं जाते। करेक्ट। उसके बाद की जो भाषा है, उसके बाद के जो वर्णन है, भारत माता को जो वंदन करते समय जो गाया जाता है, वो गाते ही नहीं आजकल, वो बताया ही नहीं जा रहा है। अच्छा, कितने लोगों को तो यही पता नहीं कि वंदे मातरम कितना बड़ा है और उसके कितने पैराग्राफ है। जी सर, आपको याद हो, अगर आपको वकील साहब याद हो तो आप पढ़ दीजिए। अगर आपको याद हो तो वंदे मातरम पढ़ दीजिए ना सर आप। सुजलम सुफलम वकील आपको साहब, याद है पूरा ना? पूरा पढ़िए, पूरा। सुफलम मलयत शीतलम शस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम। ये तो पहली 4 लाइन हुई। कोटि कंठ कल कल निनाद कराले, कोटि कोटि भुजय धृत खर कर वाले, अबला के नुमाए तो बले, बहुबल धारिणीम नमामि तारिणीम, रिपुदल वारिणीम मातरम वंदे मातरम। क्या तुम्ही बात है। विद्या तुम्ही धर्म, तुम्ही हृदय तुम्ही मर्म, त्वमहि प्राणाः शरीरे, बाहुते तुम्ही मा शक्ती, हृदये तुम्ही मा भक्ती, तोमारोय प्रतिमा गडी मंदिरे मंदिरे, वंदे मातरम वंदे फर्स्ट क्लास। मातरम। सो आपने 2 संज्ञा पढ़े सर, वंडरफुल। प्राणाः शरीरे, बाहुते तुम्ही मा शक्ती, हृदये तुम्ही मा भक्ती, श्यामलां सरलां सुष्मितां भूषितां, धरणीं भरणीं मातरम वंदे मातरम। खुश हो गए? खुश हो गए? ये 3 महानुभाव। पैरा हुए। अच्छा लगा कि आपको याद है। निजामुद्दीन जी, 3 तो क्या, 3 पैरा। तो क्या पूरा पैराग्राफ होना चाहिए? कंठस्थ है, क्योंकि मैं इस देश का नागरिक हूँ और मैं सबसे बढ़िया, मैं इस देश का मुसलमान नहीं हूँ, मैं इस देश का हिंदू नागरिक हूँ। आई शाबाश। तो कापड़े जी, आप फिर आप मानते, एक काम करिए, कापड़े जी, आप मानते हैं कि पूरा पैराग्राफ इंट्रोड्यूस होना चाहिए? मैं पूरा- हिंदू मुसलमान पे पूरा डिबेट जो करने नहीं आया हूँ, नेहरू जी के वक्त मैं पर कांग्रेस लिखा था, पर उसको डिबेट सब करने आया हूँ इंक्लूड और करना चाहिए। राज्य की सरकार पर डिबेट करने वाला हूँ। आप इनको किसी मुसलमान या किसी हिंदू से डिबेट करवाइए, मुझे इस तरह की डिबेट में कोई दिलचस्पी नहीं है मिस्टर राजू बजाज। अरे कहाँ चले, ये कहाँ से ऐसे लेके है, आते मुझे हो? इस तरह की बेहुदा बजाज चीजों के लिए साहब, मैं ये नागरिक हूँ इस कांग्रेसी देश जो का। है, ये क्या ये नागरिक है जो कांग्रेसी हिंदू डर मुसलमान की जाते बात हैं। करता हूँ? जब इनके कापड़े ये साहब, आ आपने जाते अपनी बात हैं, कह दी। तो ये डर जाते अरे हैं। कापड़े साहब, डर जाने की बात नहीं कर देते है हैं। सर, ऐसा कुछ नहीं जब है, इनके कोई पास नहीं डरता बोलने के लिए है कुछ सर नहीं आपसे। रहता है, या सर इनके ना पास आपसे जब कोई बोलने डरता के लिए है, ना किसी और से कोई डरता है। सीधी सादी बात है। पिछली बार भी मैंने आपको बताया था, एक बार चले जाओ अब हमारे जो ग्रेनेडियर्स हैं उनके हेडक्वार्टर्स में आपको मिल जाएंगे 1200 1300। कहा पूरे देश भर का? और मैं पूरे देश भर की बात कर रहा हूं, पूरे देश भर का सुनाऊं आपको। 1.5 लाख से ज्यादा, 1.5 लाख से ज्यादा मुसलमान शहीद मिलेंगे। अरे जो क्या शहीद हुए, बताएंगे सर, जहां पे अभी छोड़िए ना, जरूरत मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं कुछ और बात कर रहा हूं। एक मिनट में क्या रोल था? जेंटलमैन, 1 सेकेंड। आई आस्क यू दिस मिस्टर कापड़े, मिस्टर मोदी यूज्ड टू से, हमारे नरेंद्र मोदी ये बोला करते थे कि भारत की छवि, प्रधानमंत्री की छवि धूमिल हो रही है, जबकि रुपया गिरता है। आज डॉलर 90 रुपए 4 पैसे का है। जब मोदी जी आए थे तब 60 रुपए का था, फिर 63 रुपए का हुआ। उस विषय के बारे में कुछ बोलेंगे सर? ये तो बहुत आसान है, वंदे मातरम ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया। सर आप बताइए ना, 90 रुपीज 4 पैसा एंड इट इज नॉट गोइंग डाउन, एंड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेज वी आर ओके इवन इफ इट रीचेस 100 रुपीज। अब क्या हुआ सर? अब प्रधानमंत्री की छवि धूमिल नहीं हो रही। कापड़े साहब बजाज बोलिए सर, जी बोलिए सर। यदि आप डॉलर के विषय में जाओ, यदि आप डॉलर के विषय में जाओगे, यदि आप रिजर्व बैंक के विषय में जाओगे, यदि आप संदर्भ और कोई विषय का देने का प्रयत्न करोगे, तो सर ऐसा है कि मोदी जी ने जो कार्य किया है वो 2014 के बाद अतुलनीय कार्य है जी। आप केवल एक डॉलर को, मैं सिर्फ डॉलर की बात कर रहा हूं और पेट्रोल की कीमत की बात कर रहा हूं, पेट्रोल और डीजल की। सर मैं सिर्फ मोदी जी के खुद की बातों को कर रहा हूं। जो मोदी जी ने कहा वो मैं बोल रहा हूं आपको। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, ये मोदी जी का खुद का कथन है। आप चाहें तो वो क्लिप में 5 मिनट के बाद वो सुना देता हूं आपको। मोदी जी ने कहा है ना सर, ये तो
मैंने इसके ऊपर मना सर नहीं जाने किया दीजिए, है। आप इस तरह की डिबेट मत कराया करिए। सर आप मेरी बात सुनिए। सर या अरे सब्जेक्ट की अरे जानकारी निजाम चाहिए। साहब प्लीज, निजाम सर, साहब प्लीज, या मैं तो आपके पास सब्जेक्ट आता की हूँ। जानकारी रख रहे हैं। अरे निजाम अब साहब मैं उनका आपके पास हिंदुत्व आता बहस हूँ। करना है, एक मुसलमान से हिंदुत्व में क्या बहस करेंगे? सर, निजाम साहब, मैं प्लीज। कुरान पढ़ के सुना और आप सुना दीजिए। निजाम अब साहब ये प्लीज। कोई तरीका है नहीं, पॉलिटिकल पार्टी का डिस्कशन है, ये कोई हिंदू मुसलमान का है क्या? सर मैं आपसे क्या पूछ रहा निजामुद्दीन हूँ, राम एक आप मिनट, क्या? यही है सर। मैं एक मिनट आपसे पूछ रहा कहाँ से ले हूँ। आता है आप लोगों को? एडवोकेट कापड़े साहब, अब अरे, आप ये बताइए, एडवोकेट कापड़े साहब, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज मेड इट वेरी क्लियर एंड आई सपोर्ट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसीजन। ये भी आपको बता दूं, उन्होंने कहा है कि हम डॉलर नहीं खरीदेंगे और राधा हम डॉलर नहीं बेचेंगे। हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं अभी, वी विल नॉट डिप्लीटेड। रुपया नीचे गिरता है तो गिरे, लेकिन एक चीज बहुत बढ़िया हुई है, ये भी बता दूं आपको कापड़े साहब, हमारे एक्सपोर्टर्स जो है ना, उनकी लॉटरी लग गई है, क्योंकि रुपए की कीमत नीचे आई, डॉलर की कीमत ऊपर बढ़ी, उनको कम पैसे देने पड़ रहे हैं, उनका मुनाफा ज्यादा हो गया। सर सेकंड क्वार्टर में हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट जो है, दैट वेंट टू $209.9 बिलियन एंड दैट आई थिंक इज ग्रेट। देयर इज अ पॉसिबिलिटी Q3 विल बी इवन बेटर। एक मिनट सर, अगर एक्सपोर्टर्स को बेनिफिट हो रहा जी, हो रहा है है। तो देश ने जो कर्जा लिया है और डॉलर में रिटर्न करना है, उसका है। क्या होगा? आप बर्बाद हो जाएंगे। सर इट इज लेस देन 20%। सर जीडीपी जो हमारा है सर, उससे अभी 18% है। सर जो कर्जा भारत सरकार ने लिया हो, किसी मालूम की है सरकार हो, सर, मैं उसी मेरी की बात सरकार कर की रहा या हूं। बीजेपी की सरकार सर कर्जा मैं लिया उसी है सर। सर अगर डॉलर बर्बाद कर रहा है तो आप तो देश को तबाही पे ले गए। एक छोटी सी बात आपको पैसा समझा ब्याज दूं। आपको डॉलर में भरना है सर अर्थव्यवस्था को लेकर अगर आपको बात करनी है, मैं छोटी सी बात आपको समझा सर, मैं दूं। नहीं बात करता अर्थव्यवस्था पे, मैं अर्थशास्त्री नहीं हूँ। तो मैं आपको ये ऐसी बता बात दूं, क्यों सवाल का? सर मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपका जीडीपी टू डेट रेशियो 15% और 20% के बीच में है, योर इकोनॉमी इज डूइंग वेरी वेल। 20% के ऊपर आ गया तो तकलीफ हो जाती है। टुडे आवर जीडीपी इज ह्यूज। अभी 2,40,000 करोड़ की बात कर रहे हैं। वी कैन टेक ए डेट ऑफ इवन 5 लाख करोड़ टुडे। कुछ नहीं होने वाला, ये भी आपको बता दूं मैं। निजाम जी 340 योजना मोदी जी ने लाए, पूरे दुनिया में उसका चर्चा है। आप जिस प्रकार से डिजिटल रेवोल्यूशन यहां पर क्रिएट किए, पूरे दुनिया में जितने डिजिटल ट्रांजैक्शंस हो रहा है, उतने एक दिन में यहां पर हो रहा है। एक विकास, अब नेक्सल्स के देखो, नक्सलाइट या जम्मू एंड कश्मीर फत्तरबाज कदम, यहां पर नक्सलाइट कदम, अब क्या क्या नारी शक्ति वंदन दिन निकल होगा, हर घर नल से जल नहीं, एक से एक योजनाएं लेकर मोदी जी, आप सिर्फ एक ही चीज लेकर पकड़ के आप बोलोगे। हम नहीं पकड़ के बैठे सर, हाँ, सुनिए ना। तो इतने नंबियार जी, जब पूरे आप कह दुनिया रहे जय थे जयकार कि कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं कि नहीं? बोलिए आप मुझे ये बताइए कि जो स्कीमें लाए हैं किसी ने विरोध किया है क्या? आप मुझे ये बताइए कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिन योजनाओं का जिक्र किया है, क्या उन योजनाओं का किसी ने विरोध नहीं किया? बर्बाद अर्थव्यवस्था राहुल गांधी, कौन सी योजनाओं का विरोध नहीं किया? मोदी जी अगर छींक भी देंगे ना तो भी ये शुरू हो जाते हैं। फिर आपको तो जानकारी नहीं है। अगर आप जो पार्लियामेंट डिबेट देख रहे हो तो जिन चीजों पर बहस हो रही है वो मुद्दे सब अलग हैं। अगर आप कोई चीज ला रहे हैं कर्जा देकर और आप ये दिखाना चाह रहे थे कि हम अमीरों के लिए काम कर रहे हैं, तो आपको बहस का मुद्दा ही नहीं है। आप बहस उस पर करिए जिसका कोई विरोध कर रहा हो। पर कांग्रेस ने विरोध किया। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मोदी जी की कौन सी योजनाओं पर कांग्रेसियों ने विरोध नहीं किया? किस पर नहीं विरोध किया? बर्बाद अर्थव्यवस्था राहुल गांधी ने कहा, राहुल गांधी जी ने कहा बर्बाद अवस्था आपके सामने देश की इकोनॉमी रखी है। आप कर्जा, आप मुझे बताइए कि 10 साल पहले भारत का कर्जा कितना था? आज 10 साल के बाद भारत का कर्जा कितना है? 10 साल पहले भारत का दर्जा 10 साल बाद भारत दे रहा है। आप सर्टिफिकेट मत दो। भारत जीडीपी भी बढ़ गया ना सर। कितना उच्च स्तरीय पर गया है वो आप और मैं नहीं, वो जनता तय करेगी। और जनता तय कर रही थी। आप वोट चोरी अपना लीडर या जनता ने मोदी जी को अपना प्राइम मिनिस्टर मान चुके हैं। आने वाले समय में मैं आपको बता रहा हूं कि जनता क्या तय करेगी वो छोड़ दीजिए। देश के तो आप तय करोगे सर जी, जो आप फिगर्स रखते हैं, मैं उसी की बात कर रहा हूं। अभी आपके सामने बता दीजिए वो कि 10 साल पहले देश का कितना कर्जा था और 10 साल बाद देश का कितना कर्जा हो गया। निजाम साहब आप मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं।
कापड़े साहब आप भी बड़े अच्छे मित्र हैं। निजाम साहब, छोटी सी बात आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। 2013 में भारत का जीडीपी कितना था, उसके हिसाब से उस वक्त का कर्जा ठीक था। आज हमारा जीडीपी जो बढ़ गया है इतना ज्यादा, उसके हिसाब से आज का कर्जा ठीक है। तो ये मत करिए सर, जैसे जैसे आदमी बढ़ता है, फॉर एग्जाम्पल आप जब बड़ा घर लेंगे तो ईएमआई बढ़ेगा ना, बड़ा घर जब आप लेंगे, कर्ज से घर लेकर आपकी चीज नहीं हुई ना सर। तो ईएमआई जब आप देश के गरीब आदमी को आज आप खुद एक्सेप्ट करते हैं कि मैं 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहा हूं। हाँ, दे रहे हैं। जिस दिन वो फ्री होगा, जिस दिन गरीब अपने आप कमा के पैसा लाने लगेगा, उसके जेब में पैसा आएगा, उसका डेवलपमेंट होगा, उसका बच्चा पढ़ेगा, वो दिन जल्दी आए सर, वो दिन जल्दी आए, ऐसा हर एक कोई आना चाहिए। भारत के नागरिक है, हम जरूर करेक्ट है सर। लेकिन कापड़े साहब, सबसे बड़ी बात यहां पर यह आती है कि जब हम बात करते हैं कि 80 करोड़ नागरिकों को हम मुफ्त का खाना दे रहे हैं, उसके ऊपर क्रिटिसिज्म आता है कि भैया आपकी इकोनॉमी इतनी बढ़ गई है तो क्यों दे रहे हैं? इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम वी कैन अफोर्ड इट, हम अफोर्ड कर सकते हैं ना सर, इसलिए दे रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, सबसे बड़ी बात आती है कि अगर आप जीडीपी बोलते हैं, आपका जीडीपी जो है इट हैज गॉन अप टू $4.5 ट्रिलियन, $4.5 ट्रिलियन, बट योर पर कैपिटा इनकम इज कम डाउन। अरे पर कैपिटा इनकम तो नीचे ही आएगी ना सर, पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई है, 156 करोड़ की आबादी है, बाकी 16 करोड़ जो और बढ़े हैं, 160 करोड़ जो और बढ़े, हम काउंट नहीं करते, हम 140 करोड़ पे अटक गए। मैं आपको बता रहा हूं सर, फॉर दिस यू नीड 14% ग्रोथ। मोदी जी और योगी जी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। ये जितने बांग्लादेशी और जितने रोहिंग्या मुसलमान है ना, इन सबको भगा के अरे सर, आप बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को घर में मेहमान बना के रखते हो। वो ऑफिशियली आई है सर, वो आधिकारिक तौर पर आई, वो इलीगल। हम कह रहे हैं आधिकारिक तौर पर हूं, लेकिन है तो बांग्लादेशी। कोई बात। और बांग्लादेशी आए कहां से? इन्होंने लाया ना पकड़ के सबको। भाई इनकी केंद्र में इनकी सरकार है माननीय महोदय की, राज्यों में इनकी सरकार है माननीय महोदय की, तो क्या वो उड़ के किसी डिबिया में या उड़न तस्तरी में आके बस गए? लाए तो यही ना सर। अगर बस गए, जवाबदारी किसकी है? तो मेरा ये कहना सरकार की ना सर। तो जवाबदारी ये ना सरकार ने, इसलिए बनाते हैं हम। एसआईआर इंप्लीमेंट कर दिया ना सर जी, एसआईआर इंप्लीमेंट कर दिया। जवाबदारी ये और रोज भगा रहे। अरे सर भगाओ ना, किसने यदि आप देखोगे 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया, सर किसी ने रोका क्या? मैं आपके साथ कम कर दी तक छोड़ने। तो कापड़े साहब आप क्यों चिल्ला रहे? आपको पता होना चाहिए कि ये विषय केंद्र का है। पिछले 11 वर्षों में केंद्र की आपकी सरकार है, बॉर्डर फोर्स आपका है। सुनिए सर, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की सारी एजेंसीज आपकी है, रॉ आपका है, सारी विभाग आपके हैं। उसके बाद आप कह रहे हो कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी चले आ रहे हैं। अगर चले आ रहे हैं रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को तो छोड़ो, अगर चले आ रहे हैं तो आपके गृहमंत्री महोदय निकम्मे आदमी है। और अगर आपको उसके बाद देखना हो तो बंगाल की एक सरकार छोड़ दीजिए वकील साहब, तो वहां से लेके मुंबई आने तक सारे राज्य सरकारें आपकी हैं सर। तो कैसे उड़ के आ गया क्या वकील साहब? अगर आ गए तो पुलिस कमिश्नर को जिम्मेदार ठहराइए, आप डीजी को बर्खास्त करिए। षड्यंत्र था ये वकील साहब अपने षड्यंत्र था जो आधार कार्ड के आधार पर, अरे भाई वकील साहब आधार कार्ड आपके दौर में के आधार पर जो रोहिंग्या और जो बांग्लादेश हमारे देश में घुसकर जो मोदी सरकार का राशन खा रहे थे, आज कटौती हो चुकी है। आज पॉपुलेशन, अब यदि आप देखोगे, मैं आपकी बात को डिनाई नहीं कर रहा हूं। नॉर्थ ईस्ट में यदि आप देखोगे, 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया, मिजोरम, आसाम, त्रिपुरा, यहाँ पर यदि आप देखोगे तो रोज रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को भगाया जा रहा है। तो क्या निजामुद्दीन जी सीएए के खिलाफ है कांग्रेस, एसआईआर के खिलाफ है कांग्रेस? क्या सीएए का विरोध कौन कर रहा है? एसआईआर का विरोध कौन कर रहा है? ऐसा है, सीए एनआरसी पर बात करने के लिए पूरा सब्जेक्ट चाहिए और इस पे इस बहस में दोनों जुड़ा हुआ है, दोनों जुड़ा हुआ है। आप वेस्ट बंगाल के बात करेंगे, सीए का विरोध कर रहे हैं आप उधर। जब इलेक्शन आता है तो आपको ये मुद्दे ध्यान आते हैं। जब 4 साल आपके पास पड़ा रहता है तो देश के तमाम, अब ये एडवोकेट है सर, इलेक्शन के समय में हम लोग तो रोज ही चिल्ला रहे हैं कि जो रोज ही बता रहे हैं, हम रोज ही डिबेट कर रहे हैं इस विषय को लेकर। रोहिंग्याओं का और बांग्लादेशियों का आज से इलेक्शन का कोई संबंध नहीं है, तो हम रोज विरोध कर रहे हैं इसका। वंदे मातरम का हम रोज बयान कर रहे हैं,
वंदे मातरम के बारे में हम रोज गाना गा रहे हैं, रोज गीत सर, गा रहे हैं। वंदे मातरम हम खुद ही अपनी बात को डिनाई कर रहे हो और खुद ही कह इलेक्शन रहे से हो। हमारा कोई लेना देना नहीं है, इलेक्शन तो चलता रहेगा अपने समय पर। अरे परंतु लेकिन इस जो चीज देश के गलत- प्रति जो कृतज्ञता है, इस देश के प्रति जो प्रेम है, इस देश के प्रति जो आस्था है, कितना देश का उसके बारे देश में के प्रति कार्य करना कितना ये प्रेम रोज है, का हम लोगों देश का की चल रहा आजादी है। से आज तक मुझे पता है आरएसएस और संघ का कितना प्यार है, वो पूरा देश जानता है। मैं बताने की आवश्यकता नहीं है वकील साहब, ये सारा धन्यवाद। आपके पास डाटा इतिहास सब देश में रखा है, उसके लिए अलग से इतिहास लाने की जरूरत नहीं है। सर जेंटलमैन एक छोटी सी आपको डेटा मैं बता दूं। निजामुद्दीन साहब ध्यान से सुनिए, आप जी। स्पेशली आपके लिए, काबड़े साहब आप भी जरा सुने। 2004 से लेकर के 2014 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने 88,392 बांग्लादेशियों को वापस बांग्लादेश भेजा। ये होम मिनिस्ट्री का डेटा है, लेड ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट। 88,392। 2014 से लेकर के 2025 तक अभी की जो सरकार है, उन्होंने 5,300 बांग्लादेशियों को वापस भेजा है। अब आप अब इसी से आइडिया लगा लीजिए कौन क्या, वो छोड़िए सर। मैं 11 साल में 1 मिनट 11 साल में 5,342 बांग्लादेशियों को वापस भेजा गया है अभी तक। आगे क्या होगा मुझे मालूम नहीं है। इन 11 साल में ओनली 5,342। अब आप बोले सर। अभी हमारे वकील साहब को शायद नहीं मालूम है, पिछले हफ्ते असलम शेख का एक बड़ा विषय आया कि मालोनी में बहुत सारे रोहिंग्या और इनको बसा दिया। जी, बचा अब शायद दिया। वकील साहब को मालूम नहीं है, वहां जो घर तोड़े गए 75% उत्तर भारतीय हिंदुओं के घर तोड़े, हिंदुओं के घर तोड़े। सर आप आओ वकील साहब, आपको लेके चल के दिखाता हूं कि वो ना बांग्लादेशी थे ना रोहिंग्या थे, क्योंकि आपके मंत्री महोदय को लोढ़ा उनको वो जमीन देनी है अडानी को, इसलिए बेचारे उत्तर भारतीय हिंदुओं का घर तोड़ा जो इनके वोटर हैं। लेकिन नाम क्या दिया कि असलम खान ने वहां बसाया। असलम शेख। अच्छा भैया, असलम खान ने अगर बसाया सर, तो आपने असलम खान के ऊपर FIR करना चाहिए और जेल में डालना चाहिए। और जेल में डालना जैसे चाहिए। अभी आपने क्लियर किया कि कांग्रेस ने 85,000 88,000। अरे 3,000 कम मत करो यार। और इन्होंने 5,000 भेजा, तो इसी से पता है कि 5,300 इनका सम्मान आत्मसम्मान। 342 को कम क्यों कर रहे हो? अच्छा मैं दूसरी बात है वो बोलना चाहता हूं। क्योंकि एक सेकंड सर, अरे सारी निजाम दिक्कतें साहब, उनकी आप करनी बिना ब्रेक के ट्रक की तरह चलना शुरू हो जाते हैं। जरा रुकिए ना एक सेकंड प्लीज। कापड़े साहब वेरी इंटरेस्टिंग। इस पे तो एक ना शिंदे साहब ने भी अपनी टिप्पणी करी है, बाय द वे, ये भी आपको बता दूं। सॉरी, शिंदे साहब बड़े अच्छे मित्र हैं मेरे, और उनकी सेंस ऑफ ह्यूमर जो है वो जिस तरीके से चुटकुले और मजे लेते हैं, बिल्कुल बाला साहब ठाकरे की तरह है। उन्होंने कहा भैया अभी तक तो इसको पाकिस्तानी बोल रहे थे यार, कल तो असलम शेख और मंगल प्रभात लोढ़ा जी ने इकट्ठे मिलकर के फीता काटा कहीं पे, वहीं मालवानी में फंक्शन था। यस, फंक्शन में दोनों इकट्ठे पाकिस्तानी के साथ फीता काट रहे हो, ये क्या हो रहा है? और इसके ऊपर पढ़ने लायक है सर, एक ना शिंदे साहब ने जो कहा है, मैं रिपीट नहीं कर सकता उसको, उन्होंने बहुत खूबसूरत बात बोली है, बट रियली एंड ट्रूली लवली। व्हाट इज गोइंग ऑन हियर? ऑल आई एम सेइंग सर इज कि किसी को भी कापड़े साहब पाकिस्तानी बोल देना और क्या मोहसिन अजहर को बांग्लादेशी बोल देना, यार ये क्या है? वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, दिस इज नॉट डन एंड इट इज बीइंग डन बाय बीजेपी। देखो, किसी को भी बांग्लादेशी बोल देना या किसी को भी पाकिस्तानी बोल देना, ये हम नहीं चाहते, परंतु उसकी जो वृत्ति है, वो वृत्ति हमको ये कहलवाती है उनसे। उनकी वृत्ति जो है, यदि इस देश के विरोध में काम करने वाली होगी, उनकी वृत्ति यदि इस देश को नुकसान पहुंचाने वाली होगी, तो निश्चित हमारे लिए वो पाकिस्तानी है, निश्चित हमारे लिए वो बांग्लादेशी है। और रहा प्रश्न, असलम शेख और लोढ़ा जी एक साथ फीती काट रहे हैं, तो प्रोटोकॉल के हिसाब से वो वहाँ के स्थानिक आमदार है, तो उनको वहां पर बुलाना, उनके साथ में रहना, ये शास्त्रीय। उसको तो पाकिस्तानी बुलाया था ना। काटेंगे सर, अभी इनको कोई दिक्कत नहीं, इनको कुछ मालूम नहीं है सर। आप बीजेपी के किसी प्रवक्ता को बुलाइए जो इनके ऑथेंटिक अथराइज्ड हो। जब ये किसी चीज को मानने को तैयारी नहीं, का अपना डाटा है। निजामुद्दीन जी, बर्बाद अर्थव्यवस्था, ये राहुल गांधी जी ने कहा, बर्बाद अर्थव्यवस्था। अरे सुनिए, आप बीजेपी का रिपोर्ट कार्ड तो देखिए, सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर, सेकंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर,
थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, फोर्थ लार्जेस्ट रेल नेटवर्क, थर्ड लार्जेस्ट फार्मा, सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क, एथ लार्जेस्ट टूरिज्म सेक्टर। तो ये इतना जबरदस्त रिपोर्ट कार्ड, और राहुल जी ने कहा कि बर्बाद अर्थव्यवस्था। मैंने ये नहीं कहा कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, अरे सरकार बनी है तो कुछ करेगी ही ना। आप करोड़ों रुपए टैक्स दे रहे हैं तो बनेगी ना। लेकिन हमारा जिन चीजों पर विरोध है वो जो है संवैधानिक है। हम ऐसी बात नहीं कर रहे हैं कि साहब नहीं, वो तो मोदी जी ने कुछ किया ही नहीं या उनके मंत्री ने किया ही नहीं तो 5 साल टिके क्यों है। लेकिन जिन विषयों पर बहस होनी चाहिए, जो सब्जेक्ट है उससे बाहर भाग रहे हैं। अब जैसे अभी आप इन्होंने रोहिंग्या और बांग्लादेश का खुद ही विषय उठाया, कांग्रेस ने तो विषय उठाया नहीं है। और ये विषय बोलने दीजिए, आप बोलिए सर, बोलना चाहिए सर। कोई भी जैसे कोर्ट ने कहा है, ये भी आपको बता दूं, और बांग्लादेशियों के बारे में सर कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा है, नहीं आ रहे हैं। आपने भी तो मालवनी का और असलम शेख का मैंने तो नहीं कहा सर। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है, कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा है, देना ही पड़ेगा। जेंटलमैन देना पड़ेगा। अरे सर मेरी बात सुनिए काबड़े साहब, दिल्ली हाई कोर्ट ने, कलकत्ता हाई कोर्ट ने क्लियर कट बोला है, जो भारत का नागरिक नहीं है वो भारत के रिसोर्सेज को इस्तेमाल नहीं कर सकता। नहीं करना चाहिए, कोई भी नहीं कर सकता, उसको बाहर करना पड़ेगा। लेकिन 100%। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है अब जाकर के एक्शन में आई है। आई बी वेरी फ्रैंक विद यू, अब जाकर के एक्शन में आई है। और यहां पर हेमंत बिस्वा शर्मा बहुत साल से चिल्ला रहे थे कि प्लीज कुछ करिए। आई बी वेरी फ्रैंक विद यू, दिल्ली में क्या उनकी कंपल्शन थी क्या नहीं थी मुझे मालूम नहीं है सर। हो सकता है दे मे बी समथिंग टू डू विद बांग्लादेश के साथ कहीं चाइना ना घुस जाए। परहैप्स मिस्टर मोदी हैड देयर आर ऑलवेज कंपल्शंस। क्या है कि ठीक है काबड़े साहब कुछ भी बोल देंगे, आप भी कुछ भी बोल देंगे। फॉर एग्जांपल जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह वर्कड अंडर कंपल्शंस, मोदी जी इज आल्सो वर्किंग अंडर कंपल्शंस। हाँ इतना जरूर है, ट्रंप साहब को उन्होंने समझा दिया भैया देखो ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के साथ पंगे मत लो। और पूरी दुनिया में सराहना हो रही है उनकी। ये भी बता दूं, इजराइल का जो कनेसेट है, इजराइल का जो पार्लियामेंट है, उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू को बोला है मोदी जी से सीखिए कुछ, मोदी जी से कुछ सीखिए अमेरिका से कैसे डील करना है। और ट्रंप के यहां आने के बाद तो अब क्या हुआ है मालूम नहीं, पता नहीं आप लोगों को जानकारी है कि नहीं। टुमारो कापड़े साहब सुनने वाली बात है, कल यूएस से ट्रेड डेलीगेशन लैंड हो रहा है दिल्ली में कि भैया डील कर लो टैरिफ के ऊपर, ये मत करो। इतना डर बैठ गया लोगों को पुतिन के आने से यहां पे कि मोदी जी क्या करने वाले हैं। मैं आपको सीधी बात बता रहा हूं। लेकिन जहां तक के सर रोहिंग्यास का सवाल है या फिर बांग्लादेशी का सवाल है, उनको हमें अलविदा कर देना चाहिए। वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, उसमें कोई दो राय नहीं है सर। आवर रिसोर्सेज आर फॉर आवर पीपल, नॉट फॉर एनीबॉडी एल्स। जो दिल्ली हाई कोर्ट के जो आदमी ने कहा बिल्कुल ठीक कहा है। सरकार किसने रोका, किसने सर रोका किसने है ये भी कह कांग्रेसियों ने। सर सरकार की जवाबदारी है, उनको पकड़ो तुरंत भेजो। अच्छा, सरकार की जवाबदारी है। सर कोई 80 लोग हैं, कोई 80 बहुत बड़े बड़े जूरिस्ट हैं, लॉयर्स हैं जो दिल्ली हाई कोर्ट के जज साहब थे, उनमें बहुत कांग्रेसी भी हैं जिन्होंने लिखा है कि आपने ये कैसे कह दिया, इंडिया इज अ सिग्नेटरी टू द चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स, therefore how can a judge say that we should get rid of all the Rohingyas and all the Bangladeshis? Sir, it is our country, हमारा देश है ना, बाहर निकालो सबको। अब तो कांग्रेसी भी कह रहे हैं बाहर करो इनको, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बाहर करो। अब आप बोलिए काबड़े साहब, काबड़े साहब बोलिए एक सेकंड जरा, काबड़े साहब की मैं सुनना चाहता हूँ, काफी देर से बोल नहीं रहे, बोलिए। बिल्कुल भगाना ही चाहिए। और भगाते समय ये कांग्रेस के जो लोग हैं वो बीच बीच में आकर ये रोड़ा अटकाने का जो कार्य कर रहे हैं, तो इस माध्यम से मैं कांग्रेसियों को कहना चाहूंगा कि इस देश की धरोहर, इस देश का जो भी रिसोर्सेस है वो केवल हमारे हिंदुस्तानियों को है, हमारे भारतवासियों को है, ना कि ये रोहिंग्याओं को लिए है और ना ही ये बांग्लादेशियों के लिए है। तो इसलिए ये कांग्रेस के जो लोग हैं वो भी हमारे देश के लोग हैं, तो ये रिसोर्सेज आपके लिए है। यदि आपने रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को केवल वोट के कारण इस देश में बसाया, तो आने वाले समय में ये रिसोर्सेस आपके भी हाथ से मुंह से चले जाएंगे और दूसरे लोग इसका उपभोग लेंगे। काबड़े जी एक चीज है, उद्धव ठाकरे जी सालों गुजर गए। काबड़े जी, उद्धव ठाकरे जी ने आज कंप्लेन किया कि महाराष्ट्र के असेंबली और विधान परिषद में दोनों जगह ऑपोजिशन लीडर नहीं है।
ये लोकतंत्र नहीं है, ये ऑपोजिशन लीडर क्यों नहीं है? व्हाई इज द गवर्नमेंट नॉट, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट क्यों नहीं करे ऑपोजिशन लीडर्स? तो हाउ इज द विचार? भले एकनाथ शिंदे ने क्लियर कहा था, आपका क्या विचार है? सर, उद्धव जी की बातों को अभी कोई सीरियसली ले नहीं रहा है। उद्धव जी की जो बातें हैं वो अभी निरर्थक हो चुकी है और उनके पास अभी कोई मुद्दे बचे नहीं है। उनको एक सपना है कि भाई ये मुंबई किसी भी हाल में ये उनके हाथ में जानी चाहिए और इन कांग्रेसियों के जैसे किसी खान को वो बिठाना चाहते हैं। इसलिए वो ढूंढ कर कहीं से वो मुद्दे लेकर वकील आ साहब रहे को हैं कोई डॉक्टर और का इलाज करने बताओ। अरे कौन खान यार? चर्चा करने का मैंने प्रयत्न कहा कर रहे हैं। नसीम खान साहब। वकील साहब को बोलो कोई डॉक्टर को अच्छे बता दीजिए प्लीज। अरे नसीम खान नहीं तो क्या हम कॉर्पोरेट लेके का? जाएंगे साहब को। नसीम खान साहब कॉर्पोरेशन का इलेक्शन लड़ेंगे? भाई कारपोरेशन नहीं लड़ रहे वो। मैं वही पूछ रहा तो हूँ, और बनाए कौन खान कौन है? से खान नहीं, उनको हरा है? दिया। क्यों सर, मगर वकील निजामुद्दीन जी, साहब, और कौन खान है? तमाशा क्यों बना रहे हो? आप इतने अच्छे पढ़े लिखे आदमी हो, अपना तमाशा क्यों बना रहे हो यार? अगर यही आपको मैं आपको बताना सर, चाहता वकील साहब, हूँ। आप बताओ ना। मैं कौन यही खान आपको सर, बना किसने रहा है? बोला कोई खान बनेगा? आप क्यों प्लीज सर ऐसा आप झूठ ये बात कर बदल रहे ही हैं। नहीं रही है। अरे कितने वकील साहब, सालों आप इस से देश के इनको सब समझाने नागरिक का हैं, पढ़े प्रयत्न लिखे किया आदमी जा हैं, रहा है कोर्ट में कि माशाल्लाह कांग्रेसियों प्रैक्टिस करते हैं। सुधरो, और आप ऐसी बात कांग्रेसियों कर रहे हैं। ये लोग देश आपको हंस आपका रहे हैं भी देख है। के। ये देश ये जिस लाखों लोग प्रकार देख के हंस रहे हैं आपके हिंदुओं ऊपर। का, ये देश जिस प्रकार देशभक्तों का है, कांग्रेसियों सर ये यार, देश मैं आपका कह रहा हूं, भी है। कौन देशभक्त नहीं है? समझाते समझाते सर, आप मुझे बताओ, हमारा दम देशभक्त निकल कौन गया है, नहीं पर है? ये कांग्रेसी समझने के लिए तैयार नहीं है। नहीं मगर भाई, कांग्रेस का निजामुद्दीन जी- कहां से आया? निजामुद्दीन जी, सरकार महाराष्ट्र आपकी है। असेंबली में आपका ये हाल है कि आपके पास वो संख्या नहीं है जो ऑपोजिशन लीडर बना सके। सर, ना विधान भवन ऐसा है। में, असेंबली में है, ना विधान परिषद में। आपके आंकड़े भी नहीं है ऑपोजिशन लीडर। लोगों ने इस कदर आपको रिजेक्ट किया है। एकनाथ शिंदे जी का कहना देखिए, ऐसा है, आपको रिजेक्ट कर दिया है कि आपको, आपके पॉलिटिकल पास आदमी को सारे अधिकार है। आपके पास लेकिन ऑपोजिशन जो के आंकड़े नहीं सरकार, है। देखिए ऐसा है, जो सरकार अपने आप ये समझे कि मैं डिक्टेटर हूं, वो जनता की जवाबदार नहीं है। अगर आपको सरकार जनता ने चुना है, हमने ये नहीं कहा कि आप क्यों चुने गए। हमने तो ये कहा है कि लीडर अपोजिशन रहेगा तो जनता के हित की बात करेगा। अब अगर आपको भागना है, जवाब नहीं देना है, आंकड़े नहीं है, बोल तो रहे हम हैं, आप क्या आंकड़े कर नहीं सकते? है, आंकड़े नहीं तो fulfill। आपका आप ये आंकड़ा हम- नहीं है। दोनों हाउसेस में आपका आंकड़ा नहीं है जहां Yes, आपका तो मैं- ऑफिशियली आपका ऑपोजिशन लीडर बने। लोगों ऐसा ने है, अगर ये देश संविधान से चलता है तो संविधान के दायरे में जो उसका रूल रेगुलेशन है वो फॉलो करो, वो लागू करो। उसमें नहीं हो रहा ना, उसमें आप नहीं बैठता नहीं ऑपोजिशन होना लीडर। छोड़ जैसे दो। राहुल गए पार्लियामेंट में, राहुल जी मैं गए। आपको आप तो घटना बता संविधान रहा के हूं, बारे में सर। बात ही मत करो। अभी ये इतिहास की बात करेंगे संविधान का वकील जो साहब। शील्ड बनाकर आज आपको तक आप याद जो होगा, नाच रहे थे ना, जब वो संविधान के बारे में आप बात ही मत करो। कौन से क्यों? संविधान को लेकर आप बात कर हम रहे हो? संविधान को बचाए, हम संविधान को लाए। आप तो संविधान को लूट रहे हैं अभी भी। हम क्या बात करेंगे वकील साहब? संविधान की भाषा आप तो संविधान को खत्म करने की बात कर रहे हैं। आप मनुवादियों के साथ खड़े हैं। आपको दलित मुसलमान नहीं चाहिए की तरह उपयोग किया आपको है। संविधान मानने वाला नहीं चाहिए। क्या बातें आप करेंगे? शिकंजा कसा जाता है, आप संविधान तब को आपको मानते ही संविधान नहीं। याद आ जाता है। आपका हर सांसद उसके पहले बार बार आपको कहता है संविधान कभी याद मनुवादी नहीं है। आया। चलो मैं आपका अभी प्रधान डिबेट गृह के मंत्री दरमियान कहता है आपको नहीं बोलना मानता चाहता हूं। संविधान। बोलकर बताओ आप क्या वंदे संविधान की मातरम। बात करते हैं? बोलो वंदे मातरम। आपने संविधान बोलो को भारत कभी माता माना की ही जय। नहीं। बोलो कांग्रेसी जी, एक बार बोलो वंदे मातरम। नहीं, आप सभी बोलते हैं, आप भी सभी बोलकर बोलते बताओ। हैं। सारा कांग्रेस ही बोलता है। आपने फिर कांग्रेस, आप आओ कांग्रेस के अधिवेशन में ले चलता हूं, आपको कांग्रेस की मीटिंग में चल के दिखाता हूं। आप कैसे आरएसएस का डंडा लेके चलते हो ना। कांग्रेस वैसे ही जो है वंदे मातरम के साथ खड़ी है। आपको पता ही नहीं है इसका मतलब। सर, आप कांग्रेस अपनी तो मर्जी आप से बोलते कोई हो क्या? करो। आप वंदे मातरम बोलते हो क्या? मैं बोलता हूं नहीं बोलता हूं छोड़ दो। मैं आपको कांग्रेस के प्रवक्ता के हैसियत से आया हूं। आप चलो। देखिए ये लाइव न्यूज आपको चल रहा है कांग्रेस और के आप दफ्तर में दिखाओ, अभी भी किसने डिनाई बात कर की रहे है? हो। क्यों नहीं बोलते हो आप वंदे मातरम? वंदे मातरम क्यों बोलना नहीं चाहिए। आप बोलते इस का देश के क्या नागरिक सवाल है? हो ना। आप हैं कौन जो आपके लिए हम बोले? राज्य की सरकार है आप, या आप कलेक्टर हैं, या मगर कमिश्नर आपने हैं? क्या जब गाना बोले अरे तो क्या गाने बोले? वंदे सुनाए। मातरम के राज्य की सरकार और कलेक्टर बोलवाएगा हाँ। क्या? वंदे मातरम बोलने आप- के लिए आपको किसी आप आओ ना, अथॉरिटी की आवश्यकता नहीं है। वंदे मातरम ये वेद मंत्र नहीं है। वकील वंदे मातरम साहब, इस देश का कांग्रेस से मंत्र है। ज्यादा आप नहीं बोलते वंदे मातरम। हम लाए इस देश में वंदे मातरम और बोलते हैं हम ही वंदे मातरम। आप क्या बोलते हैं? आप तो फ्रॉडी हैं। आपको जब दिल चाहता है हिंदुत्व की बात करते हैं, जब चाहता है आप बांग्लादेशियों को आगे करके उसकी मेरे बात को करने लगते हैं। बहुत आप तो मेरे विषय को भाग जाते हैं। कांग्रेसियों के साथ में डिबेट करने को इतना मजा आता है ना,
ये कांग्रेसियों की पोल खोलने में और रोज आना मुझे चाहिए सबसे डिबेट अधिक करने आपको, मजा आता है। लेकिन सब्जेक्ट पे डिबेट चलो करो मुझे ना। एक बात बताइए, जब जानकारी मुझे हो एक तब बात- आइए। अभी देखो, आप अभी रोहिंग्या थोड़ी देर में के गए बाद थे नथुराम और जी के ऊपर बांग्लादेशी आ में जाएंगे। गए थे इनके और पास आपका दूसरे कोई मंत्री मुद्दे उनके नहीं है। साथ खड़ा होकर पहले फोटो खिंचा रहे पहले हैं। आपका आतंकवादी मंत्री कौन उनका थे? उद्घाटन तो कर रहा है। तुरंत बोलना तो आप शुरू कर चलिए देंगे। पहले आतंकवादी सर, वकील नथुराम साहब, गोडसे, आपका चरित्र कहाँ चेहरा लेकर बैठे? एक हो रखिए। गया वो बाबा जमाने आपका का चाल बाबा। चलित चेहरा जो आपके समझे? नेता का है उसको एक जगह रखिए ना। एक तरफ तो असलम खान के साथ आप बिरयानी खाते हैं, एक तरफ आप कहते हैं कि असलम हमारे साथ नहीं है, एक तरफ शेख हसीना को आप बसाते हो, दूसरे तरफ अरे कहते हैं, असलम सब हम खान नहीं की करते। असलम शेख, आप असलम अपने नेता शेख से पूछिए, वो प्रोटोकॉल में आपको आता खुद ही है। बता देगा। वो प्रोटोकॉल में आता है, वो शासकीय कार्यक्रम था। उस सर, शासकीय कोई कार्यक्रम में शासकीय असलम शेख कार्यक्रम ने नहीं आके है, साथ आप में भगा भी छुट्टी सकते। काटी। तो कौन सी बिरयानी खा गए ऐसा- हमारे लोढ़ा साहब? वो कोई सब बिरयानी नहीं वही खाया कर हमारे रहे लोढ़ा हैं साहब आप। ने। हम बिरयानी खाने वालों में से नहीं है, कांग्रेस और की सर यही कर रहे हैं, हम नहीं खा बिरयानी के क्या खाने रहे। वालों में से नहीं जब है। अभी आपके सामने डाटा है कि कांग्रेस के राज्य में 85,000 बांग्लादेशियों को बाहर भेजा और अरे आपके ये 11 डाटा साल जो में है, 5,000। ये डाटा अभी तक अपडेट कहाँ नहीं गए हुआ है। सब? ये डाटा अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, आपको अरे मालूम नहीं है। आपका डाटा इससे है, मेरा अलग भी नहीं है। अपडेटेड एक ये डाटा भारत है, सरकार का इसमें डाटा है, कितने आपकी सारे गवर्नमेंट का। पाकिस्तानियों को भी घर भेजा वकील है। साहब, वकील साहब, आपका डाटा है, आपकी सरकार का डाटा बांग्लादेशी है। और मेरा रोहिंग्या डाटा तो नहीं है, छोड़ो, मेरी सरकार का डाटा नहीं पाकिस्तानियों है। को भी भेज दिया है वापस। ये मोदी सरकार है, मोदी सरकार सिंदूर ऑपरेशन भी चलाएगी और सर, घुसकर भी सिंदूर में मारेगी। भी आपने देश को बेइज्जत किया। जब हम जीत रहे थे अरे जंग, इस आपने देश का बंद कर गौरव दी। बढ़ाने के लिए सर, जो सर, मोदी जब हम सरकार ने जंग कार्य जीत रहे किया थे, है ना, हमारे वो पिछले सैनिक 100 साल ने में जंग भी ये जीत कांग्रेस लिया ही नहीं था, कर पाई तो और आप नहीं किया जंग है। बंदी करने चले मोदी गए। जी ने जिस प्रकार आपको ये अपने सब शोभा सेनाओं नहीं का देता। जो मनोबल आप बढ़ाया जाके है ना, पढ़िए, वो और आप कोई नहीं कर जाके सकता है इतिहास इस पूरे देखिए, देश में। फिर आप बहस करिए। ठीक है सर। सर ओके। सबसे बड़ी बात क्या है कि उद्धव ठाकरे जी के पास 20 एमएलए हैं और उनको चाहिए 29, क्योंकि देयर आर 288 एमएलएस इन द महाराष्ट्र असेंबली, तो 10% चाहिए होते हैं। यस। तो 29 चाहिए। तो उन्होंने कहा कि यार वो फिट बैठता नहीं है। प्रॉब्लम ये है, अगर आपके पास या तो बाकी जितनी ऑपोजिशन पार्टीज हैं इंक्लूडिंग कांग्रेस ये मान ले कि उद्धव सेना का जो भी लीडर है वो हमारा लीडर है, फिर तो ठीक है, एलओपी बन जाएगा। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है, आप ही के लोग मानने को तैयार नहीं है ना सर। प्रॉब्लम ये है निजाम साहब, प्रॉब्लम ये है। तो उद्धव जी को मिनिमम 9 सीटें और जीतनी पड़ेंगी एलओपी के पोस्ट के लिए, तो इसलिए एलओपी नहीं दिया गया है। उसमें वो सर खाके में बैठता है, उसके अंदर कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज नहीं है। अगर मान लीजिए 30 सीटें आ जाती उद्धव जी की, आराम से एलओपी बनते, क्या है उसमें। बट ऑल आई एम सेइंग इज, अभी बीएमसी की इलेक्शन आने वाली है, बहुत जल्दी अनाउंसमेंट भी हो जाएगी। यहां पर क्या है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ है, बीजेपी बोलती है, यानी देवेंद्र फडणवीस साहब ने खुद बोला है, आशीष शेलार साहब ने खुद बोला है, कांग्रेस की वर्षाताई गायकवाड़ ने बोला है, आपके क्या नाम है सबकाल जी, उन्होंने खुद बोला है, शरद पवार जी, सुप्रिया सूले जी, सब लोगों ने कहा है, एक एनसीपी अजीतदादा पवार को छोड़ करके जहां तक मैं जानता हूं सब ने कहा है कि वोटर्स लिस्ट में प्रॉब्लम है, फिर भी हम चुनाव कर रहे हैं। मेरा यह कहना है सर कि हमारे जो सॉलिसिटर जनरल हैं उनको जाकर के दिल्ली में, या एडवोकेट जनरल जो है हमारे, उनको जाकर के दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल को, तुषार मेहता जी को अच्छी तरह ब्रीफ करना चाहिए, बोलना चाहिए कि भैया 1 महीना और ले लो, तो वोटर्स लिस्ट तो अपडेट कर दो। क्या क्या कहते हैं काबले साहब आप, व्हाट डू यू थिंक काबले साहब? बिकॉज इवन बिल्कुल सभी लोगों ने इस विषय के ऊपर चिंता व्यक्त की है, और चिंता व्यक्त करने के साथ साथ में भी भाजपा गवर्नमेंट, शिंदे साहब की, हमारे शिंदे साहब के लोग, शिवसेना, सभी लोगों ने इस विषय के ऊपर चिंता व्यक्त की है कि वोटिंग लिस्ट में ये रोहिंग्या और मुसलमान और ये बांग्लादेशियों के भी कहीं कहीं पर नाम दिखाई दे रहे हैं, तो इनको इसके अलावा कहीं ना कुछ कहीं पता है तो सर? नहीं सर, वो उनका तकिया कलाम है, छोड़ देना, बोलने दीजिए, बोलिए काबले साहब, बोलिए आप, बोलिए। तो इनको वोटिंग लिस्ट में से इनके नाम निकाल कर इस देश की जनता का नाम ही केवल रहना चाहिए सर। जो जेन्युइन वोटर हैं, जो असली वोटर है वही होने चाहिए। इलेक्शंस आने वाले हैं, तो उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत ही बढ़िया अपडेटेड, जहां पर रोहिंग्या और पाकिस्तानियों की और बांग्लादेशियों के नाम निकालकर हमारे अच्छी एक यादी, अच्छी लिस्ट, वोटर्स लिस्ट तैयार होगी, ये पूरा विश्वास ये हमारे महाराष्ट्र सरकार को भी है और मुंबई के इलेक्शंस आने वाले हैं तो जनता को भी है। I don't think so, sir. Because even Mr. Devendra Fadnavis has expressed doubts. He has said very clearly it is not possible. कि हाँ बाद में जाकर के देखा जाएगा। Sir, very frankly
वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, हमारे जो स्टेट के जो एडवोकेट जनरल हैं उन्होंने अच्छी तरह, मेरा मानना यह है उन्होंने अच्छी तरह ब्रीफ नहीं किया सॉलिसिटर जनरल साहब को यानी तुषार मेहता जी को। उनको यह बोलना चाहिए था कि भैया आप परिषद और पंचायत के चुनाव करा दो, कोई बात नहीं, जो 29 कॉर्पोरेशन के चुनाव हैं, प्लीज गिव अस 1 more month so that we can update the voters list। सर सुप्रीम कोर्ट मान जाता, सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं मानता? सर आप मुझे बताइए। काबड़े साहब, यू अपीयर इन कोर्ट प्रैक्टिकली एवरी डे, प्रदीप नाम्बियार जी अपीयर्स इन कोर्ट एवरी डे। मेरा ये कहना है कि सिर्फ समझाने की बात है ना, व्हाई डिडंट दे डू इट टुडे? सर आप राज ठाकरे जी की बात सुन लीजिए, देवेंद्र फडणवीस जी की बात सुन लीजिए, आशीष शेलार साहब की बात सुन लीजिए, जो अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, एकनाथ शिंदे साहब की बात सुन लीजिए, यहां तक के वर्षाताई गायकवाड़ की बात सुन लीजिए। हर एक कोई बोल रहा है कि यार ये वोटर्स लिस्ट गड़बड़ है। अगर गड़बड़ है वोटर्स लिस्ट में फ्रॉडुलेंट वोटर्स हैं और डबल वोटर्स हैं, तो इलेक्शन विल नॉट बी फेयर, इलेक्शन फेयर नहीं होगी। निजाम साहब आप बताइए, आपको लगता नहीं है? सर मैं तो सीधा कह रहा हूं, अभी हमारे वकील साहब जो बातें कर रहे थे, अगर वो कह रहे हैं कि इनके वोटर लिस्ट में पाकिस्तानी आ गए हैं, तो विरोध कौन कर रहा है? कांग्रेस विरोध कर रही है जी। अगर पाकिस्तानी आ गए तो फेलियर कौन है सर? हमारे LIU क्या कर रहा था, सिक्योरिटी क्या कर रही थी, एजेंसियां क्या कर रही थी? वकील साहब ऐसे बात कर रहे हैं जैसे स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हो जी। उनको मालूम नहीं है कि 10 लाख लोग चैनल देख रहे हैं। अगर पाकिस्तानी इनके 10 लाख नहीं 60 लाख और सरकार इनकी है, या रोहिंग्या इनके लिस्ट में, क्या बातें कर रहे हैं वकील साहब? मेरे को अफसोस है, आप कोर्ट में कैसे प्रैक्टिस करते हैं सर? लेकिन but it is true, but finally I think all of us are agreed on one thing, voters list has to be updated, let's be very clear। yes, करना चाहिए। और fraud voters should not be there। माननीय शिंदे साहब कह रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री कह रहे हैं, माननीय मंत्री महोदय कह रहे हैं, माननीय खासदार कह रही हैं, तो ये सरकार की जवाबदारी है ना सर? सरकार को प्रेशर बनाना चाहिए वहां, अपोजिशन के प्रेशर से नहीं बनता प्रेशर, सरकार को बनाना चाहिए। ना बनाइए, आपके भी BLA आपकी सरकार है, कानून बना के दीजिए उनको, नहीं करने देंगे। आपके BLA को भी निजाम साहब भरना पड़ेगा फॉर्म, एक्चुअली पास करना पड़ेगा। कौन है अभी हमारे यहाँ हर बूथ में, हर क्षेत्र में, एटलीस्ट मुंबई में, जहां यहाँ पर 1.03 करोड़ वोटर है। निजामुद्दीन जी एक चीज है, 11 लाख डुप्लीकेट वोटर, तो BLO क्या करेगा? 4.3 लाख मल्टीपल रजिस्ट्रेशन, यानी 10% से ऊपर डबल वोटर्स है और 4.3 लाख मल्टीपल रजिस्ट्रेशन। डबल है, मैं वकील साहब से पूछना चाहता हूं को पाकिस्तानी है क्या रोहिंग्या? बीजे अमित साटम का कहना है कि वो कांग्रेसी है, कांग्रेसी कर लीजिए ना सर। अगर कांग्रेस हो तो कांग्रेस जीत जाती है असेंबली में। लेकिन मैं आपसे बोलना चाहता हूं काबड़े साहब, अभी हाल ही में वो अपने क्या नाम है, कामले साहब, हेमंत कामले साहब थे शो में, और उन्होंने हम लोगों को पूरी लिस्ट भेजी। उन्होंने कहा कि साहब एक जगह है, क्या नवी मुंबई में ना प्रदीप जी, नवी मुंबई आप पूरी बात सुनिए। अरे नहीं सुनिए पनवेल में 268 बच्चे, अरे नहीं पनवेल में पूरी बात तो सुनो यार। पाकिस्तान को मालूम, अरे यार सुनो तो सही, पनवेल में एक जगह है जी, काबड़ा साहब सुनने वाली बात है, एक आदमी के 284 बच्चे दिखाए गए हैं, एक आदमी के 284 बच्चे। आप मुझे बताइए वोटर्स लिस्ट में है वो 284 तो नहीं किया जा रहा है। डबल वोटर्स यदि है तो उसको अपडेटेड करने का कार्य अभी तो कर ही रहे हैं ना, डिनाई तो नहीं कर रहे हैं सर। सारे पार्टी के सारे लोग बोल रहे हैं हाँ डबल वोटर्स है, कहीं कहीं पर सर ये तो 284 हो गए, वोटर्स है, एक आदमी के 284 बच्चे लोगों ने है। अरे काबड़े साहब एक आदमी के 284 बच्चे। अब मेरा ये कहना है, ये MNS का कहना है, मेरा कहना नहीं है, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का ये कहना है, they brought it to the attention of the state election commission which has taken no action. Those guys are still there with the same father, 284 sons and daughters of one person। सर वो तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में होना चाहिए आदमी, उसके 284 बच्चे कैसे हो गए? महाराष्ट्र ने बच्चा कोई वहां पे ऐसा कुछ सावंत वावंत नाम है, बीजेपी है सर तो संभव है ना? नहीं पूछ रहा हूं, आज के तारीख नहीं है, ये सब जितने एनोमलीज है निजाम साहब, ये आज के पैदा हुआ नहीं है, ये कंटिन्यूस चल रहा है, आपके रात से चल रहे हैं। कब से चल रहा है ये? कब से चल रहा है? आज का नहीं है कि आज ही घुसा दिया इन लोग ने 11 लाख वोटर या 4.3 लोग मल्टीपल रजिस्ट्रेशन, ये पहले से चल रहा है। बात यह है कि दो चुनावों के बीच, तभी आप जीत रहे थे तो आपको अपोजिशन नहीं था, मगर अभी जब दो चुनावों के बीच सबसे ज्यादा गड़बड़ियां वोटर लिस्ट में कराई गई। राज्य सरकार को पूरा पावर है, इलेक्शन कमीशन को पूरा पावर है, और आम नागरिक को भी पावर है। वकील साहब तो खुद ही PIL दाखिल कर सकते हैं डायरेक्ट, अगर वो पार्टी के बेस पे भी ना जाएं
तो उनका दिल कहता है तो उनको PIL दाखिल करना चाहिए। तो अगर सरकार के पास इस तरह की चीजें है तो सरकार को चाहिए कि अपने सॉलिसिटर को भेजे, और उससे बेहतर तरीका यह है कि बहुत सारे बार नई अमेंडमेंट के लिए हम पार्लियामेंट जाते ही हैं ना। तो आज अभी पार्लियामेंट स्टार्ट है 21 दिसंबर तक, सरकार के सारे सांसद महाराष्ट्र के अभी डबल एक वोटर्स साथ का जाना मुद्दा चाहिए, इनकी क्योंकि तरफ से माननीय गरमाया मुख्यमंत्री हुआ महोदय है। इसके और पहले एकनाथ इनका सिंह जी और मुद्दा था मंत्री महोदय EVM, सबकी राय है तो EVM सबको हैक जाकर किया जा रहा प्रधानमंत्री को मिलना है, चाहिए। EVM के वोटर्स बढ़ाए जा सर, रहे हैं। डबल वोटर का अरे मुद्दा इसलिए आ रहा है। कांग्रेसियों, इस देश को बचाए रखो, इस देश को। सर ऐसा है, वकील साहब क्या देवेंद्र फडणवीस साहब भी यही बात कर रहे हैं ना, वो भी वही बोल रहे हैं ना, फडणवीस साहब ने भी यही कहा है ना, आशीष ये तो जाना चाहिए ना सर, बोलने से नहीं होता सर, वो कुछ नहीं होने वाला। सरकार को जाना है। मैं अभी आपको लिख के दे देता हूं, कुछ नहीं होगा। चुनाव ऐसे होंगे, इसी वोटर्स लिस्ट पे होंगे, यही होगा। और जो जीतेगा किसकी है सर, और वो जीते, जो भी जीतेगा वो ये कहेगा वोटर्स लिस्ट ठीक है। जैसे आप लोग कहा करते थे एक जमाने में, खैर 20 साल से तो आपकी सरकार ही नहीं है बीएमसी में तो शिवसेना बीजेपी की सरकार है। हमारे ऊपर बीएमसी आरोप लगा ही नहीं सकती। करेक्ट, आई एग्री विद यू। लेकिन मान लीजिए गलती से अगर आप जीत गए, आप कहेंगे वोटर्स लिस्ट फर्स्ट क्लास है, क्या बात कर रहे हैं, सारे हिंदुस्तानी है इसमें। मगर ये गलत है ना, ये दोगलापन कई आप कह रहे हैं कि करेक्शन होना चाहिए, फिर SIR का विरोध करना। साउथ में पूरे इंडिया अलायंस के लोग बोल रहे हैं नहीं चाहिए SIR के माध्यम से हमारे वोट का। वहां अखिलेश यादव जी वही कह रहे हैं SIR नहीं चाहिए, SIR के माध्यम से सीधे आपको अगर आप बोलते कि आज हम इस पर डिबेट करेंगे तो हम आपको सारे कॉपी लेके आते, वो कॉपी जिनके वोट डायरेक्ट डिलीट कर दिए गए, जो 3 बार वोट देता उसके बाद आपने डिलीट कर दिया। 1000 वोट किसी का है, आपने उसको 400 कर दिया डिलीट करा के। बाद में वो कंप्लेन करेगा, नया फॉर्म भरेगा, तब तक उसकी लिस्ट चली खत्म हो चुकी होगी। ये सब साजिश के तहत सरकारें करती हैं और ये कर रहे हैं, यही से उसी से चुनाव का ये मामला आया है। ये तो पहली बार है कि सरकार भी उसमें खड़ी है, सरकार कह रही है करना चाहिए। ये सिर्फ अपोजिशन का विषय नहीं है। चलते जेंटलमैन, चलते चलिए वोटर्स लिस्ट में मुझे नहीं लगता कुछ होने वाला है अभी, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। ये होना चाहिए सर, होना चाहिए सर, होना तो बहुत कुछ चाहिए। कॉर्पोरेशन की इलेक्शन के बाद होगा जो कुछ होगा। चलते मैं आपसे एक छोटी सी चीज पूछना चाहता हूं, पता नहीं आप इसके ऊपर कमेंट करना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे। सर एक जगह है मदुरई, तमिलनाडु में। मदुरई में एक जगह है मदुरई हिल के ऊपर एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है जिसका नाम है सुब्रमण्य स्वामी मंदिर। सुब्रमण्य जो नाम है वो मुरुगन यानी कार्तिकेय जी का नाम है। कार्तिकेय कौन है? शिव जी के बड़े पुत्र हैं, कमांडर भगवानी है ना, कमांडर इन चीफ हैं वो, देवताओं के वो हैं, सुरों के। अब वहां पर जाकर के सर मद्रास हाई कोर्ट ने 2 डिसीजंस दिए हैं, 2 निर्णय दिए हैं कि भाई आप हिंदुओं को 1500 साल से वो एक तीर्थार दीपम जो होता है, होली फ्लेम जो होती है, एक दीप जो होता है वो मदुरई हिल के ऊपर लगाते हैं, आप उनको रोक नहीं सकते। अब डीएमके क्या कर रही है? सुनने वाली बात है काबड़े साहब, यू आर अ लॉयर। वो कहते हैं वी विल इम्पीच दिस जज, इस जज को इम्पीच करेंगे हम लोग। I didn't know assemblies could impeach a high court judge. I didn't know that was within their jurisdiction. I thought high court judges are within the jurisdiction of parliament. What is going on here? अब आप हाई कोर्ट की भी बात नहीं मानेंगे ये टीम के वाले? ये क्या हो रहा है काबड़े साहब? What is going on here? Have they gone mad? क्या है ये? अयोध्या तो एक झांकी है। भाई शाबाश, मुझे मालूम था यही होने वाला है आपके लिए। बोलिए सर, बोलिए। निजामुद्दीन जी, अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। धर्म पर कोई कमेंट नहीं करता। देश भर में जो हिंदुत्व की लहर के साथ बात नहीं है और इनको सिर्फ धर्म की बात करनी है, देश की बात करनी है। ढांचा जो गलत कर रहा है कोई होने दो। जो पहुंचा हुआ है वो आने वाले समय में हर जगह पर होगा, होना चाहिए। निजाम साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मैं सीधी सी बात है, अगर आपको कोई चीज जबरदस्ती करना होकर अपना न्याय, अपना हक मांगे। का न्याय फिर सुप्रीम कोर्ट बंद कर दीजिए। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बंद करने निजाम साहब, मैं कुछ और बात कर रहा हूँ। छोड़ा है अभी वकील साहब ये कह रहे हैं, मैं एक ही बात कर रहा हूँ ना सर, निजाम साहब आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आप लोग सबसे गलत काम करने वाला, कापड़े साहब निजाम साहब सपोर्ट कर रहे हैं आपको, काम करने वाला। अरे आपका समर्थन कर रहे हैं निजाम साहब, आपका समर्थन मालूम नहीं है, क्या कर सकते हो आप? निजाम साहब, मैं आपसे सिर्फ ये बोल रहा हूं कि स्टेट गवर्नमेंट को कोर्ट के 2 ऑर्डर, हाई कोर्ट के, मदुरई बेंच ऑफ द मद्रास हाई कोर्ट के 2 ऑर्डर आए हैं, उनका उल्लंघन कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है सर?
सर उनको जो देखिए, मैं आपको बोल रहा हूं कि सर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है ना, फिर सुप्रीम कोर्ट का पैनल है, तो तुरंत जो है वहां जो लोग उसके विरोध तो में हिंदुओं के लिए सुप्रीम कोर्ट है। अब यहाँ हिंदुओं का कहाँ विषय है वकील साहब? अरे हिंदुओं का ही प्रश्न है ना, हिंदुओं को तो ऑर्डर मिल गया। हिंदुओं का प्रश्न है, मंदिर हिंदुओं का है सर, तो हिंदुओं को ऑर्डर मिल गया। अरे हिंदुओं को ऑर्डर मिल गया। देने वाला जज कौन है? और जो हिंदुओं सरकार को ऑर्डर मिल गया सर, हिंदुओं को ऑर्डर मिल गया। आप वही बता रहा हूं, हिंदुओं की बात करते हो, मिल गया है। किसी ने मना किया कि हिंदुओं का मत करो? उसके बाद भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है सर। इनफैक्ट हाईकोर्ट ने बोला कि सीआईएसएफ की प्रोटेक्शन दी जाए। इन एनी इवेंट द मैटर इज समवॉट ओवर नाउ बिकॉज द फुल मून नाइट इज ओवर। अभी दत्तात्रेय जयंती जिस दिन थी उस दिन की ये बात है, उसके बाद फिर वहां पे दीपम नहीं जलाया जाता, लेकिन दीपम जला दिया गया है। लेकिन मेरा ये कहना है कोर्ट जाना पड़ा बट दीप जलाने के लिए। व्हाट इज गोइंग ऑन हियर? दैट्स व्हाट आई वांट टू नो। इंपीचमेंट में क्या कांग्रेस सपोर्ट करेंगे? एक हाईकोर्ट जज को इंपीच करने के लिए जुडिशरी मैटर में कमेंट्स नहीं करता। नहीं, जब रेमेडी आपने कहा सुप्रीम कोर्ट जा सकते, जुडिशरी मैटर में कमेंट नहीं करता। हमारे सरकार के बाहर जो लोग हैं, जो धर्म प्रिय हैं, उन्हें तत्काल सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लाके बर्खास्त करना चाहिए। ये उसका जो सिस्टम है लॉ का, लीगल का, किसी नेता के कहने से कोई समझ नहीं बदलता जी। मैं कोर्ट पर डिपेंड नहीं करता। तो स्टैलिन जी के रिक्वेस्ट को राहुल गांधी जी मना करेंगे कि हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे इंपीचमेंट में? राहुल जी देश के संविधान की शपथ लेकर सांसद हैं और वो हर सवाल का जवाब भारत की पार्लियामेंट में बेहतर तरीके से देते हैं। किसी नेता की हिम्मत नहीं है कि उनके सामने बहस कर ले, क्योंकि वो कोई चीज फालतू बात नहीं करते। वो बात पार्लियामेंट में राहुल गांधी का नाम याद आता है संवैधानिक होता है। तो मुझे वो आलू वाला याद आता है कि यहाँ से आपको वो पता नहीं, आपने वीडियो देखा नहीं, वो मोदी का भाषण था। मोदी जी ने बोला। वकील साहब बताइए, इनको मालूम नहीं है, इसी तरह का झूठ बोलते हैं वकील लोग। कापड़े साहब, वो मोदी जी ने बोला। देश भर में पप्पू बना के वकील साहब, वो भाषण जो था मोदी का था, आपके यहाँ आरटीआई ने कट करके उसको डाला। इनको दिखा दीजिए ओरिजिनल वीडियो। क्यों झूठी बात करते हैं? आपको शर्म आनी चाहिए। आप इस आप एक बात करते हैं। नेता ये बोल रहे हैं ये राहुल गांधी की वजह से ये कांग्रेस की जो दिशा है, दशा है, ये भटक चुकी है। लेकिन कापड़े साहब, आपसे जानना चाहता हूँ, लास्ट कमेंट कांग्रेस की चिंता छोड़ अपनी कभी नहीं हुआ है। Gentlemen, सर जी, thank you very much, gentlemen. It's been a great pleasure. But before we go, I would like Mr. Kapade's comment. कापड़े साहब, आप मुझे बताइए, 1500 साल से प्रथा है, मदुराई हिल के ऊपर एक सीक्रेट दीपम जलाया जाता है, वो टॉर्च जलाई जाती है जो पूरे मदुराई शहर में विजिबल होती है। इस साल ऐसा क्या हो गया कि वहां पर आप रोक रहे हैं उनको? तो और आप बताइए, दिस इज अ हिंदू मेजॉरिटी कंट्री, forget about majority, forget about anything else. 1500-year-old tradition. Why do we have to go to court to light a lamp? एक टॉर्च लाइट करने के लिए कोर्ट जाना पड़ेगा? आप बताइए सर, कापड़े साहब, इज दिस फेयर? सर, ये हमारे देश का बहुत ही दुर्भाग्य है कि यहाँ पर हिंदू देश होने के बाद भी, हिंदुओं की संख्या यहाँ पर बहुत होने के बाद भी, यहाँ पर इस प्रकार का एक षड्यंत्र हिंदुओं के खिलाफ किया जा रहा है। और वो षड्यंत्र आज ही नहीं, ये जो षड्यंत्र है ये कई वर्षों से इस प्रकार का षड्यंत्र का शिकार ये हिंदू समाज बन रहा है। लेकिन आपसे पूछना चाहता हूं, डीएमके के स्टालिन साहब के सुपुत्र जो हैं, उन्होंने कहा है सनातन इज अ डिजीज, सनातन इज अ डिजीज लाइक कोविड, लाइक प्लेग, लाइक सो मेनी अदर थिंग्स। उन्होंने ये कहा है। क्या एक्शन लिया उनके खिलाफ किसी ने? कुछ नहीं हुआ, नथिंग हैपेंड। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, व्हाट इज गोइंग ऑन हियर? ये बहुत सहिष्णु है और हिंदू इतना जल्दी नहीं समझ पाएगा कि ये किस प्रकार का षड्यंत्र ये लोग कर रहे हैं। परंतु आज की तारीख में मैं आपको बताना चाहूंगा, आज अवेयरनेस इतना बढ़ चुका है और हिंदू समाज ये पूरे देश भर में ये जागृत हो चुका है। सर, नॉट जस्ट हिंदू समाज, आई एम सेइंग जहां पर उनको अन्याय दिखाई दे रहा है, वो न्याय हक के लिए लड़ाई। अरे कापड़े साहब और निजाम साहब, धीरे धीरे खड़ा हो रहा है। सर, हिंदू वर्सेस मुस्लिम का इशू नहीं है। ये घोष वाक्य है, अयोध्या तो एक झांकी है, काशी मथुरा बाकी। हाँ, ये मैं बहुत पहले से सुन चुका हूँ। काशी और मथुरा, सर, मैं ये बचपन से सुनता आ रहा हूँ। ये हिंदुओं का ही होगा। और जी दुरुस्त बात है, लेकिन मैं आपके सामने एक छोटी सी बात रखना चाहता हूं। भले हिंदुओं की बात हो, मुसलमानों की बात हो, जो कानून के दायरे में आता है उसके हिसाब से चलना चाहिए। सीधी सादी बात है। कानून जो कहता है, अरे कानून को तो मानो यार। मेरा ये कहना है, एक बार कोर्ट ने रूलिंग दे दी, उसके बाद यू गो टू द हायर कोर्ट, गो इन अपील,
सर अगर आज कोर्ट के ऑर्डर को भले वो स्टेट गवर्नमेंट्स हो या सेंट्रल गवर्नमेंट्स हो वो मानना बंद कर देंगी तो ये देश नहीं रहेगा सर। संविधान के तहत चलना चाहिए। सर बिल्कुल सही है आपका जी। ये जो कानूनन लड़ाई है या कोर्ट कचहरी है या कोर्ट में जाकर अपील करना, ये केवल और केवल हमारा हिंदू समाज ही कर रहा है, परंतु अन्य समाज इस कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना। We will talk about that. That is not true. करता है Sir, that is not true. झूठी बातें क्यों करते हो वकील सर? We shall talk about that. जब आपको सैकड़ों केस बता सकता हूं जिसमें जो है देश के नागरिक गए दूसरे केसेस में और आपने उसको डिनाई किया। अभी बोल के फायदा नहीं सर, 2014 के बाद में जाना है प्लीज। और झूठी बातें मत करिए वकील साहब, आपसे लोगों को बड़ी विश्वास है क्योंकि आप कोर्ट में जाते हैं और उसके बाद सब झूठ बोलते हैं पूरा 90। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, शुक्रिया आपका। लेकिन एक चीज पे हम दोनों एग्रीड हैं, सब लोग एग्रीड हैं कि वोटर्स लिस्ट जो है वो अपडेट होनी चाहिए भैया। यस, फ्रॉड वोटर लिस्ट नहीं चलेगी, सीधी सादी बात है। जहां पर फ्रॉडुलेंट वोटर्स हैं, जो वोटर नहीं है उनके अगर नाम है तो बाहर करिए, सीधी बात है। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार में कोई सुन रहा होगा और इसको कुछ इसके बारे में कुछ करेगा। काबड़े साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, निजाम साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जेंटलमैन, ग्रेट प्लेजर टॉकिंग टू यू, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय महाराज। जय महाराज। जोर से वंदे भारत, वंदे मातरम बोलिए जोर से। वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंडरफुल, फैंटास्टिक। निजाम साहब ने भी बोल दिया वंदे मातरम। अरे क्या बात है सर, क्या बात है। अच्छा देखिए प्रदीप जी, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि भाई अभी जो व्लादिमीर पुतिन आए वो बात रही गई क्योंकि आई थिंक बोथ ऑफ देम वर नॉट either not qualified to talk about it, didn't want to talk about it, but the fact is the entire world is now taking notice. Europe is up in arms, they're saying what is going on, and people as Vladimir Putin pointed out over here, यहाँ पर जो व्लादिमीर पुतिन ने पॉइंट आउट किया, इंडिया टुडे का इंटरव्यू था। In fact, India Today is the only channel that he gave an interview to. There were those two girls from India Today. One is Anjana Om Kashyap, and the other girl is, I think, from India Today English, who looks after their foreign affairs. I always forget her name. Yes. My apologies to you, honey. You did a wonderful job. All I'm saying is, what did he say? He said, how can the US stop India from buying Russian oil when the USA is buying almost 37% of its uranium to power its nuclear plants from Russia? And $700 million worth of fertilizer and God knows how much worth of liquefied natural gas. मतलब आप अगर खरीदें तो ठीक है, then you are not financing the Russians in the Ukraine war. If America buys, but if India buys, you are financing the Russians against the Ukrainians. अरे भाई, what about Europe? Europe is still buying LNG, liquefied natural gas from Russia. Or the Pradeep bhai, or the Pradeep ji, and all the tariffs are against India. Pradeep ji. And look at the way Mr. Putin has praised Prime Minister Modi. He said, Yes. you looked up to, the Indian Prime Minister looked up to Trump straight in his eyes and refused to budge. He stood tall against him. He stood tall against Trump and he never succumbed to Trump pressure. Now that is a compliment when a foreign, absolutely one of the greatest leaders of the world tells how India stood to Trump and the whole world should emulate. Now that is something that is praiseworthy. Yes. And we had here Barbad Arthvyavastha. We had here saying that they didn't know that India is doing very bad where economics is concerned. So ये सोचना पड़ेगा. A lot of introspection is required. In fact, when Trump had tweeted on his Truth Social that both Russia and India and China can look after their dead economies, that's what he had said. Yes. And when Mr. Rahul Gandhi was asked, he said, don't you know? It's a dead economy. Of course it's a dead economy. So, Mr. Trump is right. That's what he said. So, I mean, I don't understand this. How can they say all this? But then again, we cannot, the BJP is asking for Nehru's apology by Rahul Gandhi. How can Rahul Gandhi apologize for Nehru? उसमें Rahul Gandhi का क्या लेना देना है यार? No, the Indo-Russian goodwill was built right from the time of Nehru. And yes. So, you can't have two words that That's Nehru right. Nehru was wrong here, Nehru was wrong Sir, here. Nikita Khrushchev and Bulganin both came to India on a huge visit from Soviet Russia during Nehru's time. As soon as Nehru realized that Lyndon Johnson, the American president, is not going to favor India, he invited Khrushchev and Bulganin to come over here. And since then, India has been very close to Russia. और उसके बाद इंदिरा जी ने
वो इंडो सोवियत जो है ट्रीटी साइन करी। और अभी क्या हुआ है, सबसे बड़ी ट्रीटी जो साइन हुई है प्रदीप जी, वो इंटर ऑपरेबिलिटी ट्रीटी साइन हुई है। इसका मतलब क्या हुआ, जरा ध्यान से सुनिए। फॉर द फर्स्ट टाइम रशियंस हैव एक्सेस टू वार्म वाटर पोर्ट्स इन इंडिया। भारत में उनके शिप्स रिफ्यूल कर सकते हैं, वो यहां पर डॉक कर सकते हैं, रिपेयर हो सकते हैं, उनके ऑयल टैंकर्स यहां से जा सकते हैं रशिया के, और हमारे ऑयल टैंकर्स जो उनका आर्कटिक सर्कल है, द सो कॉल्ड आर्कटिक इकोनॉमिक जोन ऑफ रशिया, वी हैव एक्सेस टू दैट। दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। नंबर 2, our factories are going to be built stationed in Russia. That's true. And we're going to have a common fertilizer process where both the countries are going to gain from that. And apart from that, Russia can call upon Indian military forces, Indian armed forces, anytime that it feels threatened by an enemy. And India can call upon Russian armed forces to come and defend India anytime we feel threatened. It's never going to happen, of course, but it's there. That interoperability treaty is there. It's right there. अब इसको लेकर के बाकी जो वेस्ट है, पश्चिमी देश हैं, बहुत चिंतित हैं प्रदीप जी। लेकिन आप ही ने कहा ना, ट्रंप साहब ने टैरिफ लगा के भारत के साथ बदतमीजी करके भारत को नीचा दिखाने के चक्कर में, पाकिस्तान को अपनी गोद में बिठाने के चक्कर में आपने भारत को वापस भेज दिया रशिया और चाइना के पास। सीधी सादी बात है। अब मेरा तो ये कहना है कि वेरी शॉर्टली यू विल सी मोदी, व्लादिमीर पुतिन एंड शी जिनपिंग, all three together. I mean, the whole world is laughing the way Trump reacted. I mean, that's right. And the worst thing, Trump talking, taking on India, saying that we're going to manufacture gas in Pakistan and India is going to buy from there. And India will buy from there. That's what he said. Of course, now there are lots and lots of security experts and foreign policy and business experts in the US who have said that the Trump family has been bribed by the Pakistanis to the tune of $5 billion in cash. $5 billion जो इनको IMF से मिले थे ना प्रदीप जी, $7 billion जो मिले थे, उसमें से $5 billion इन्होंने इनकी कंपनी में दे दिए पाकिस्तानियों ने। So the price of the US president is $5 billion. That's what they've done, and plus they have praised him, flattery, praise, and so on and so forth. And that'll be part in Pakistan, part of cryptocurrency deal. Yes, the cryptocurrency deal. That's it. And Asif Munir will take care of the cryptocurrency for Trump. For Trump. So in effect, their field marshal or field marshal is actually a businessman. Yes. He is running Trump's business, where he's selling off Pakistan bit by bit, piece by piece, which is why Mr. Modi and Mr. Vladimir Putin showed the middle finger to Mr. Trump. And the West can't take it. What Jay Shankar Saab said, and I think that applies now, he said Europe and America should forget about the fact that they are the centers of the world. No longer. They are not the center of the world. We will do what is good for India. We will not do what is good for you. Well, that's it. That's just about it as far as tonight's show is concerned. आज के शो में सिर्फ इतना ही। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया कर लें। Please do subscribe to the channel. सब्सक्राइब करें चैनल को। When you click on the icon subscribe, you subscribe to the fastest growing channel Nation Now. Fastest growing channel of the Nation Now. और मैं उम्मीद करता हूं जल्द से जल्द बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया जागेगी और गौतम गंभीर साहब को बाहर कर देगी। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर दैट गुड न्यूज। आई होप इट हैपन्स सूनर रादर देन लेटर। एंड दैट्स जस्ट अबाउट इट फ्रॉम बोथ प्रदीप जी एंड मी और द एंटायर टीम ऑफ नेशन नाउ। आप सब लोगों को नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय हिंद। जय हिंद।